गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी। जैसा कि आपने देखा कि थंबनेल पर हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत फास्ट रिवीजन में आज कंप्लीट करने वाले हैं, बहुत जल्दी, बहुत मिनिमम टाइमिंग में। ठीक है, तो आज हम जो यूजीसी पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 है उसको कंप्लीट करेंगे बहुत फास्ट रिवीजन और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो रेडी हो जाइए अपने जेआरएफ के लिए और अपने नोट्स, अपने जो कॉपी है, पेन है, उसको लेके बैठ जाइए ताकि आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर सकें। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड इन मिनिमम टाइम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्या अपने टीचिंग एप्टीट्यूड के जो भी आगे के फर्दर पूरा सिलेबस है वो। ठीक है, तो अपने सिलेबस के हिसाब से कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या कहते हैं, टीचिंग। टीचिंग होती क्या है? टीचिंग, जब भी किसी वर्ड के पीछे ING लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोसेस। वो वर्ड एक प्रोसेस बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रोसेस बन जाता है। टीचिंग एक प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाने का। क्या करने का? एक प्रोसेस है ह्यूमन बिहेवियर में चेंज लाने का, उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके एक्सपीरियंस को डेवलप करने का, सोसाइटी के अकॉर्डिंग उसको अपग्रेड करने का एक प्रोसेस है टीचिंग। ठीक है, तो टीचर क्या करता है? टीचर स्टूडेंट के या लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाता है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है? इट हैज डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग। डिफरेंट लेवल ऑफ टीचिंग्स होती है। ठीक है, डिफरेंट लेवल अभी हम आगे देखेंगे, मेमोरी लेवल, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल वगैरह। ठीक है, तो ये 3 तरह की टीचिंग होती है। उसके बाद डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? ये चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू क्लास, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। ठीक है, अब क्या है, जब आप बच्चे थे, मतलब जब आप नर्सरी LKG में पढ़ते थे, तब आपको टीचर्स कुछ अलग तरीके से पढ़ाते थे। फिर आप जब 10th 11th में तो आपको अलग तरीके से पढ़ाते हैं। जब आप हायर एजुकेशन में हुए तब आपको अलग तरीके से पढ़ाते हैं। और जब आप PhD करोगे या PhD के बाद जब सीखोगे कुछ ना कुछ इस दुनिया से, तब वो अलग तरीके से सीखोगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक डायनेमिक है। टीचिंग क्या है? एक आर्ट है। टीचिंग आर्ट कैसे है? जब भी कोई किसी चीज को सिखा रहा है तो उसको वो पहले आनी चाहिए। जब वो प्रॉपर तरीके से वो आएगी, जब वो क्रिएटिव बनेगी चीज, तब आप उसको अच्छे से समझा पाओगे किसी भी सामने वाले पर्सन को। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी ये चीज कही है कि अगर आपको कोई भी चीज समझानी नहीं आ रही है, अगर आपको कोई भी चीज सामने वाले पर्सन को समझानी नहीं आ रही है, इसका मतलब वो चीज आपको खुद को समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो आगे 4th पॉइंट क्या कहते हैं आपका? साइंस। आर्ट है और साइंस भी है। साइंस कैसे है? इसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कुछ लॉजिक्स हैं। ये ऐसे तो है नहीं कोई नॉर्मल बन के आगे कहीं से कुछ हुआ, प्रीवियस कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस रहे होंगे हमारे, तो वहां से निकल के आई है। वहां से निकल के कैसे आई है? जैसे कोई ट्रेडिशनल रहा हो, ट्रेडिशनल टीचिंग थी, अब उसमें मॉडर्न टीचिंग आया, फिर उसके बाद ICT टीचिंग आया। ठीक है, ICT के साथ साथ इंस्ट्रक्शन टीचिंग भी आ रहा है। तो कॉन्टिन्यू फैसिलिटीज जो कॉन्टिन्यू बढ़ती जा रही है। तो एक साइंस है। साइंस कैसे? इसके पीछे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल हैं जो इसको डेवलप करती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है सोशल सर्विस। ये एक सोशल सर्विस है। सोशल सर्विस कैसे? किसी भी स्टूडेंट को अगर आप चेंज करते हो, उसके बिहेवियर में चेंज करते हो, तो वो क्या होगा? एक सोशल सर्विस होगा। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में जाके ही तो काम करने वाला है। ऐसा ही होगा, वो सोसाइटी में जाके काम करेगा, तो वो क्या है? एक सोशल सर्विस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या आप जब पैदा हुए उसके बाद से कॉन्टिन्यू सीखते आ रहे हैं या नहीं सीखते आ रहे हैं? कुछ ना कुछ सीखते आ रहे हैं ना। हम छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबसे कुछ ना कुछ सीखते आते हैं। अपने फ्रेंड हो, अपने पेरेंट्स हो, अपने रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, उनसे हम कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के? टीचिंग टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज। ये क्या है? एक पॉजिटिव चेंज लेके आता है। कोई भी अगर पर्सन किसी गलत राह पे चल रहा है तो उसे टीचिंग करके हम लोग उसको बढ़िया तरीके से समझा के कि ये चीज गलत है, ये चीज ऐसी है, चीज ऐसी है, हम उसको अच्छे से डिफाइन करके उसको एक पॉजिटिव चेंज उसमें लाके उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, टू गिव नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल्स टू पीपल। ये क्या होता है? इसके थ्रू हम लोग नॉलेज और एक्सपीरियंस और जो स्किल होता है वो किस पीपल का इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब क्या है? टू डेवलप लर्निंग स्किल्स। इससे टीचिंग से क्या होता है? टीचिंग से लर्निंग स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। ठीक है, टीचिंग से हमारी जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। चलिए नेक्स्ट,
अब करते हैं लेवल्स। लेवल्स कौन से हैं टीचिंग के? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए, बहुत बार क्वेश्चन। क्या करते हैं यूजीसी वाले? डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, और उसके सामने लिख देंगे कि वो किसने दिया, गिवन बाय दिस दिस दिस, किसने दिया। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया, और मैंने जो अपने एमसीक्यू उसकी सीरीज डाली है उसमें भी ये क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो वहां से आप जाके देख सकते हैं, और मैं इसमें आपको लिंक इसके ऊपर दे दूंगा, वहां से आप जाके इसकी एमसीक्यूज की सीरीज भी देख सकते हैं, और मैंने इसके साथ साथ और भी एमसीक्यूज की सीरीज डाली हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहते हैं? लेवल ऑफ टीचिंग है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल होती क्या है? मेमोरी लेवल मेमोरी लेवल क्या होती है? जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है। मान लो कि आप जब फर्स्ट सेकंड क्लास में थे या नर्सरी क्लास में थे, तो उस टाइम पे आप छोटे छोटे क्लास में, तो उस टाइम पे टीचर्स क्या थे, आपको समझाती थी, रट्टे मरवाती थी। डायरेक्ट हम नॉर्मल देसी भाषा में बोलें तो वो क्या था, वो रट्टे मरवाती थी आपको। आपकी थिंकिंग कुछ भी नहीं थी, आप क्वेश्चनिंग कुछ नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, वो आपको कंटिन्यू बस पढ़ाती थी, और आपको वो रट के करना पड़ता है। वो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, वो कंटिन्यू चलता था, ठीक है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, वो कंटिन्यू चलता था, है ना। तो वो हम लोग सीख चुके हैं, उसमें हमारी कोई हाँ ना नहीं थी, या क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या है इसका मतलब, क्या है इसका लॉजिक, क्या है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं पूछा, ठीक है। तो जो मेमोरी लेवल थी वो ये होती है, और मेमोरी लेवल दिया किसने है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेमोरी लेवल दिया है आपके हर्बर्ट ने। मेमोरी लेवल किसने दी है? मेमोरी लेवल आपको दिया है हर्बर्ट ने, और ये क्या है? एक थॉटलेस लेवल। क्या है? एक थॉटलेस लेवल है, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ भी थिंकिंग नहीं होती हमारी, ठीक है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ भी पूछ नहीं सकते, कुछ भी और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या होता है इसमें हम सोच भी नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते ना। तो कुछ सोच अगर नहीं सकते हम लोग, तो इसका क्या होता है, इसमें इसको हम कहते हैं थॉटलेस, ठीक है। थॉटलेस मतलब कुछ भी, हमारी थिंकिंग वहां पे कुछ भी नहीं है, हमारी जो थिंकिंग है वो कुछ भी नहीं है। तो ये किसने दिया है हमको? दिया हमको है इसने हर्बर्ट ने, और ये क्या है? एक थॉटलेस लेवल है। थॉटलेस लेवल मतलब हम यहाँ पे कोई थिंकिंग नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करी जाती है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करी जाती है, ठीक है। तो पहला लेवल क्या है? मेमोरी लेवल। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लेवल क्या कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया है? अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया है मॉरिसन ने, ठीक है। पहला दिया है हर्बर्ट ने, दूसरा दिया है मॉरिसन ने, ठीक है। नीचे शुरू होते हैं, फर्स्ट क्लास वाला जो कंसेप्ट था वो किसने दिया? फर्स्ट सेकंड वाला वो दिया हर्बर्ट ने, ठीक है। उसने हमारे जीवन को हरा भरा बनाया, हर्बर्ट, ठीक है। उसके बाद मॉरिसन, सेकंड लेवल उसमें क्या? मॉरिसन मतलब उसने हमको थोड़ी थोड़ी मेमोरी देनी शुरू करी। मॉरिसन ने मेमोरी दी, इसको इससे याद करो। मॉरिसन ने मेमोरी दी कैसे? अब अंडरस्टैंडिंग, हमको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग होने लगी। 8th क्लास में, 10th क्लास में जब आप आने लग गए, तो आपको क्या हुआ? आपको धीरे धीरे थिंकिंग आने लग गई, ठीक है। तो आपका क्या हुआ? आपका थोड़ा बहुत डिस्कशन होना शुरू हुआ टीचर के साथ कि ये कैसे होगा, ये कब हुआ, फलाने की लड़ाई कब हुई, वहां पे कैसे आए, वो कैसे हुआ, या आप साइंस पढ़ते तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो आप सब कुछ कंटिन्यू पूछते थे ना। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं थॉटफुल लेवल, ठीक है। जो पहला था वो क्या था? थॉटलेस लेवल। ये क्या है? थॉटफुल लेवल। यहां पे हमारी जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इज देयर अलोंग विद लर्निंग के साथ हमारी जो अंडरस्टैंडिंग भी रहती है, ठीक है। तो सेकंड हमारा जो लेवल है वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड लेवल रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? रिफ्लेक्टिव का मतलब, देखो रिफ्लेक्टिव आपको नाम से होगा, रिफ्लेक्ट करना किसी भी चीज को। रिफ्लेक्ट करना मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी चीज हमारे अगेंस्ट आ रही है और हम उस पर कुछ ना कुछ पलट के जवाब देते हैं, है ना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है? जब हम कॉलेजेस में हो जाते हैं, +2 कंप्लीट करके हायर स्टडीज में जब भी जाते हैं, या जब हम हायर स्टडीज के बाद जो हम लोग MPhil PhD ये सब करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है? हमारी खुद की थिंकिंग डेवलप हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसे यहां पे आके हम ना स्टूडेंट सेंटर्ड भी हो जाते हैं। स्टूडेंट सेंटर के मतलब हमारे को टीचर की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम जस्ट उससे थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के लिए या कुछ अपनी क्वेरीज लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो थी वो दी थी हमें किसने? हंट ने, ठीक है। ये जो तीनों नाम है ना, हर्बर्ट, मॉरिसन और हंट, ये प्रॉपर एज इट इज याद करके जाना, ठीक है। मेमोरी लेवल हमने बता दिया कैसे। हर्बर्ट जो जिसने हमारी जिंदगी हरी भरी बनाई, ठीक है। अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन जिसने हमें थोड़ी थोड़ी मेमोरी दी, ठीक है। रिफ्लेक्टिव मतलब हंट
हंट मतलब क्या होता है, जब पुराने जमाने में हम कहते हैं ना वो शेर को मार दिया, किसी ने हिरण को मार दिया, हंट कर दिया, ठीक है। तो किसने दिया, हंट, रिफ्लेक्ट किया हमने, हमारे अगेंस्ट में कोई, मान लो आपके अगेंस्ट में कोई शेर आ रहा है, सामने से कोई शेर आ रहा है और आपने रिफ्लेक्ट करके हंट कर दिया उसका, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट कर दिया, हंट कर दिया, हंट ने दिया। तो दिया किसने है, हंट ने दिया है। हमारी इसमें क्या होती है, हमारी थॉटफुल लेवल हो जाती है, मोस्ट थॉटफुल। इसमें था थॉटफुल, इसमें मोस्ट थॉटफुल लेवल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज देयर आफ्टर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है यहाँ पे। अब ऊपर तक क्या था, ऊपर तक ये था कि हम लोग नॉर्मल सोचते थे भी, ठीक है यहाँ तक ऐसे से होता है, इसका ये लॉजिक हो सकता है, ये। लेकिन जब भी आप कॉलेजेस में होंगे, अब आप कॉलेजेस से निकल के आए हैं या आप कॉलेजेस में हैं, तो आप देखते होंगे कि आपको अगर कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाता है तो आपको ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। ऐसे ही होता है ना, अगर आपको प्रैक्टिकल कराया जाए तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ आप उस चीज़ को ज़्यादा सीखते हो और सीख भी पाते हो, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है आफ्टर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग के बाद, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये जो है लेवल वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो स्टार्ट है इसमें अपना बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आपके देखिए उसमें सिलेबस में ना ये बेसिक रिक्वायरमेंट वाला दिया होगा, उसमें एक लास्ट लाइन, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स एक्चुअल में होती कौन सी हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स में चार जो पॉइंट्स है वो आते हैं। एक आता है टीचर, लर्नर, सब्जेक्ट और एनवायरनमेंट, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स में है क्या, मतलब हमारे टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। टीचिंग में बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, टीचर क्या, जो टीचर जो पढ़ा रहा है, टीचर जो पढ़ा रहा है, ठीक है। लर्नर जो पढ़ रहा है, जो अपने बिहेवियर को चेंज करवाने में हेल्प कर रहा है टीचर की, टीचर जो स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं, किसकी मदद से कर रहे हैं, वो क्या आता है, सब्जेक्ट या फिर टॉपिक, जिस टॉपिक की मदद से उसके बिहेवियर में चेंज कर रहे हैं या उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सब्जेक्ट। फिर आता है एनवायरनमेंट क्या, एनवायरनमेंट कैसा है, किस एनवायरनमेंट में वो सिखा रहा है, क्या बहुत नॉइसी एनवायरनमेंट है या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट है, क्या वो जो है प्रोजेक्टर्स का यूज़ कर रहा है या आज भी वो स्लेटों का यूज़ कर रहा है या जो है ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड का यूज़ कर रहा है या व्हाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अभी भी गाँव में है कि वो पेड़ों के नीचे बिठा के सिखा रहे हैं, तो ये सारा है वो क्या है, वो एनवायरनमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टीचिंग करवाने की, ठीक है। तो ये हमारे जो है एक पॉइंट था। चलिए अब इसके बाद जो टीचिंग है ना वो 3 तरह की होती है, ठीक है। तो 3 तरह की टीचिंग में कौन कौन सी टीचिंग आती है, एक तो होती है ऑटोटेरियन, फिर है डेमोक्रेटिक और फिर है लेजिस्फेयर। अब ऑटोटेरियन कौन सी होती है, जब टीचर का दबदबा हो। आप जब पढ़ते थे तो जब नर्सरी एलकेजी या फर्स्ट क्लास में आप लोग पढ़े हो तो उस टाइम क्या होता है, टीचर का दबदबा होता है, ठीक है। तो हमारे टीचर तो क्या होते थे, मतलब गर्दन पकड़ बहुत बुरी तरह मारते भी थे, ठीक है। तो उस टाइम दबदबा होता था, वो अपनी अथॉरिटी जमाता था कि भाई पढ़ो, नहीं तो मारूंगा, कुटूंगा तुमको पकड़ के, तुम्हारे घर वालों को बुलाऊंगा, ठीक है, बेइज्जती करूंगा, ये वो, मतलब वो बहुत धमकाते थे। तो वो क्या अथॉरिटी जमाते थे अपनी, ठीक है। ये जो वर्ड बना है वो अथॉरिटी से बना है, ठीक है। तो अपनी वो अथॉरिटी जमाते, तो वो क्या होता था, वो अपनी अथॉरिटी जमा के टीचिंग करते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डेमोक्रेटिक में जब टीचर भी नॉर्मल हो और स्टूडेंट भी नॉर्मल हो और जब अपने आप में इंटरेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, पढ़ रहे हो एक दूसरे की हेल्प करके, मतलब वो स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये चीज़ कैसे हुई या मैडम ये चीज़ कैसी हुई, टीचर बता रहा है कि भी ये चीज़ ऐसे ऐसे है, या अगर टीचर को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो टीचर भी बता रहे हैं हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ के फिर बताऊंगा या बताऊंगी, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मतलब थोड़ा सा खुला व्यवहार है वहां पे। लेजिस्फेयर में क्या है, पूरी तरीके से खुला व्यवहार। अब लेजिस्फेयर होता क्या, लेजिस्फेयर का मतलब होता है कि कहीं भी कैसे भी, मतलब कोई स्टूडेंट से बात कर रहा है, कोई टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, कोई स्टूडेंट टीचर से, किसी भी टीचर से बात कर रहा है, कोई टीचर किसी प्रिंसिपल से या टीचर से बात कर रही है या कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है ये लेजिस्फेयर, मतलब वहां पे लर्निंग जो है वो घूमी हुई है, वो हम लोग कहीं भी किसी से भी सीख सक रहे हैं। वैसे टीचिंग क्या होती है, वैसे टीचिंग होती है कि आप टीचर और एक स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है उसकी मदद से जो भी सीख रहा है वो टीचिंग है, ठीक है। मगर अगर उसके बीच में वो अपने फ्रेंड से सीख रहे हैं, अपने वो घर वालों से सीख रहे हैं या अपने वो रिलेटिव से सीख रहे हैं, वो अपने टीचर से भी सीख रहे हैं, वो क्या वो किसी से भी सीख रहे हैं। अब ये क्या है, वो टीचिंग तो है मगर वो डिफरेंट लोगों से है, ठीक है।
चलिए, तो अपने जो टीचिंग है वो कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। कौन कौन सी? ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं? नेक्स्ट आता है अपना जो एडोलसेंट और अडल्ट। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, और इस पे ना कई बार बनते भी हैं कि नहीं भी बन पाते, कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें है क्या? एडोलसेंट और जो हमारे अडल्ट लर्नर्स हैं वो होते कौन से? सबसे पहले तो हमको यही जानना पड़ेगा जो हमारे अडल्ट होते हैं और अडोलसेंट कौन से होते हैं। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा सभी ने, और अभी फिलहाल में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के चक्कर में WHO का तो बहुत सभी ने, लगभग जिसने नहीं भी सुना होगा उसने भी सुन लिया होगा। ठीक है, तो WHO ने जो यंग पीपल है, ठीक है, उनकी एज जो है वो डिफाइन करी गई है। डिफाइन क्या है? एडोलसेंट जो एडोलसेंट होंगे वो 10 साल से 19 साल के बीच वाले बच्चे होंगे। कौन होंगे? जो 10 साल से 19 साल तक के बीच वाले बच्चे होंगे वो होंगे एडोलसेंट। ठीक है, जो यूथ कौन होगा? यूथ होगा जो 15 साल से 24 साल वाला, जो 15 साल से 24 साल वाला होगा वो होगा यूथ, मतलब अडल्ट। कौन होगा? अडल्ट। चलिए, तो क्या लिखा है? बिफोर अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट्स एंड अडल्ट लर्नर्स रिलेटेड टू एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव, लेट्स फर्स्टली अंडरस्टैंड द बेसिक मीनिंग। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एडोलसेंट इसके। ठीक है, तो अब क्या है? अब पहले इसमें ना जो हमारे इसमें दे रखे हैं एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, ठीक है, कोग्निटिव, ये एक्चुअल में होते क्या हैं? ठीक है, तो ये अपने एक्चुअल में होते क्या हैं? तो जो अपने एकेडमिक होती है, अब एकेडमिक कौन सी होती है? जब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़। सोशल जो सोसाइटी से रिलेटेड है। इमोशनल, भाई इमोशनल जो बच्चा है वो कैसे तैयार हो रहा है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस एडोलसेंट की या उस अडल्ट की कैरेक्टरिस्टिक में जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है भी, वो बड़ी जल्दी रोने लगता है या हमेशा मजाक के मूड में रहता है या बहुत गुस्से वाला है, वो चीज़ देखते हैं। कोग्निटिव में देखते हैं वो इंटेलेक्चुअल कितना है, ठीक है, उसकी इंटेलेक्चुअलिटी कितनी है, वो सब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो छोटे से नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी हम लोग अभी जब डिफरेंस पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि है क्या एक्चुअल में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक भी उनसे डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये कहता क्या है? एडोलसेंट मैंने आपको बता दिया। एडोलसेंट होते कौन से? एडोलसेंट होते हैं हमारे जो 10 साल से ज़्यादा के होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं वो हमारे 24 साल से ज़्यादा के होते हैं। ठीक है, 15 से 24 का आपको यूथ कह लीजिए, और जो 24 साल के से ज़्यादा ओके होंगे वो होंगे आपके अडल्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो यहाँ पे अपने 10 साल के होंगे, 10 साल से ज़्यादा के होंगे, ज़्यादा का ये मैं इंक्रीज बना दे रहा हूँ। ठीक है, जो 10 साल से ज़्यादा के होंगे वो होंगे अडल्ट, और जो 24 साल से ज़्यादा के होंगे वो कौन होंगे? अपने अडल्ट। और जो मैंने WHO बताया था उसमें बताया था मैंने एक 15 से लेकर 24 साल, वो कौन होंगे? अपने यूथ। ठीक है, तो हमारा जो देश में यूथ अभी भी सबसे ज़्यादा यूथ वाला जो देश है वो अपना है। ठीक है, इंडिया है। चलिए, तो एडोलसेंट लर्नर होता कौन सा है? द लर्नर इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर फॉर लर्निंग। लर्निंग करने के लिए डिपेंड किस पे होता है? वो टीचर पे होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय टीचिंग सिस्टम एंड आर इनफ्लेक्सिबल। टीचिंग जब होती है एडोलसेंट लर्नर के इसमें, एडोलसेंट लर्नर में, तो कैसी होती है वो ना? फिक्स हो जाती है। फिक्स कैसे होती है कि टीचर जो होता है वो टीचर ही सारी की सारी लर्निंग करते हैं, ठीक, सॉरी, अपनी लर्निंग करवाता है। वो इनफ्लेक्सिबल होती है, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो फिक्स्ड होती है। जो भी क्राइटेरिया होगा, जो भी सिस्टम जो डिफाइन किया जाएगा वो सारा का सारा टीचर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा टीचर के द्वारा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, और एडोलसेंट में उसके बाद क्या कहता है? दीज लर्नर्स आर लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल होते हैं। इवेल्यूशन बाय टीचर होता है। इवेल्यूशन क्या कहते हैं? टीचर के थ्रू होता है। जब आप छोटे थे, 10th 11th 12th भी लगा लो, ठीक है, तब क्या होता था? तब क्या आप अपने आप को इवेल्युएट करते थे? इतना मतलब बहुत रेयर होते हैं, कोई महानुभाव बहुत जो पढ़ाकू होते हैं वो करते हैं अपने आप को, ठीक है, हमने माना। आज के टाइम पे बच्चे भी करते हैं, मतलब जब हम लोग थे तब उस टाइम क्या होता था? हम लोग नहीं कर पाते थे, हम लोगों को पता नहीं था चीज़ है क्या। तो क्या होता था? टीचर जो हमारी हेल्प करता था, टीचर हम लोगों को इवेल्युएट करता था, रेगुलर टेस्ट लेता था। ठीक है, कोई भी आया, कोई भी बाई चांस हमारी कोई अकाउंट्स की टीचर आई या कोई बिजनेस स्टडीज़ की टीचर आई, तो उसने वो क्या कहती है, भाई कल तुम्हारा टेस्ट है या तुम इसके लिए प्रिपेयर करके आना, तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा या जो भी। ठीक है, तो वो हमारे जो इवेल्युएशन करती थी टेस्ट लेके या वाइवा लेके, ठीक है,
तो इवैल्यूएशन क्या होता है, वो टीचर के थ्रू होता है। मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल रिवार्ड्स, बेटर ग्रेड और मार्क्स एक्सेट्रा। मोटिवेट कैसे होता है, मोटिवेट ना एक्सटर्नल रिवार्ड्स के थ्रू होता है। एक्सटर्नल रिवार्ड्स कैसे, जैसे उसको प्राइज दे दिया, एनुअल फंक्शन हुआ वहाँ पर उसको प्राइज दे दिया, या उसको ग्रेड्स दे दिया। असेसमेंट लगती है ना अपनी, सबको ध्यान होगा असेसमेंट के, तो सबने मतलब सबकी हालत बिगड़ती है जब असेसमेंट की बारी आती है ना, तो कहते हैं यार टीचर्स ना असेसमेंट अच्छे से लगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरनल जो होती है वो अच्छी जाती है, वो 20 में से या 30 में से या 40 में से भी कई कई सब्जेक्ट्स के लिए जाती है। जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, उसके लिए 40 के लिए असेसमेंट जाती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे जो असेसमेंट्स होती हैं वो एक्सटर्नल रिवार्ड्स हैं स्टूडेंट के लिए, वो क्या होता है उसको मोटिवेट करती है, ठीक है, वो उसको मोटिवेट करती है, ठीक है। तो ये हमारे जो एडोलसेंट होते हैं उनके लिए, ये लर्नर्स, एडोलसेंट लर्नर्स के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अडल्ट लर्नर्स कौन से होते हैं, जो 24 अबव होते हैं। अब क्या करते हैं, द लर्नर इज सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। जो अडल्ट लर्नर होता है, अब जिस तरह आप लोग हो, आप लोग अब यूजीसी की तैयारी करो तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग 2-3 दिन बाद दोबारा से सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सेल्फ डायरेक्ट रहते हैं। हम जब डिमोटिवेट भी होते हैं ना, तब भी हमारे दिमाग में प्लान चलता है, सोचते भी है यार यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना, कि चलो कोई बात नहीं, आज अगर मैं डिमोटिवेट हूँ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, अपने माइंड को रेस्ट देता हूँ, हम कल से दोबारा शुरू करते हैं और एक बढ़िया प्लान के साथ शुरू करेंगे। वो 3-4 दिन बाद प्लान चलता है, वो खत्म हो जाता है 3-4 दिन बाद प्लान चल चुल के, फिर हम लोग ऐसे हो जाते हैं। तो हमारा क्या, अपने आप फिर उसको दोबारा डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो दोबारा मोटिवेट हो जाते हैं। तो अपना ये चलता रहता है, मोटिवेट होना, डायरेक्ट करना, ये अपना अपने आप ही चलता रहता है, अपने आप अंदर ही चलती रहती है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन एंड आर फ्लेक्सिबल। उसमें क्या था, एडोलसेंट में था ना कि उसमें फिक्स रहती है, इसमें क्या होता है फिक्स नहीं रहती। इसमें टीचर स्टूडेंट से पूछता है, उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल नेगोशिएशन होती है कि हम लोग आज क्या करेंगे। जैसे टीचर क्लास में आया और उसने पूछा, अच्छा चलो बच्चों बताओ आज क्या नाम है, पहले टेस्ट लें या कुछ नया टॉपिक करें, ठीक है। तो हमारे क्लास में ऐसे होता है, लड़कियां बोलती थी कि या जो इंटेलिजेंट लड़के बोलते थे, तो हमारे सर होते थे एक तो मैथ के, वो उनको आते क्लास में कहते थे भी सर आज तो टेस्ट लेना है। अब हम तो नालायक थे, ठीक है, तो हमारी बात तो बनती नहीं थी, तो हम कह दिया करते नहीं सर आज ना नया टॉपिक करवा दो। तो सर तो लेकिन टेस्ट लेते थे, तो उसके बाद टेस्ट में जब नंबर कम आते थे तो हमारे पढ़ते भी थी, ठीक है। तो वो उस टाइम पे थी, ठीक है, वो क्या था, वो एडोलसेंट लर्नर में था। अब वो एडोलसेंट लर्नर थे हम उस टाइम पे, लेकिन अब जब हम कॉलेजेस में आए तो कॉलेजेस में अगर टीचर आता था तो हम उसको कह देते, वो टीचर पूछता भी था ना कि अगर क्या आपको आज फ्री बैठना है या पढ़ना है। हालांकि फ्री तो कोई बिठाता नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता कि आपको नया टॉपिक करना है या लैब में जाके आपको कुछ नया सर्च करना है। तो हम उस हिसाब से अपनी नेगोशिएशन करके, उनकी डिसाइड करके एक डिसीजन लेते थे, और हम लोग वहां पे जाके अगर लैब में जाना होता तो लैब में जाते थे, अगर पढ़ना होता तो हम क्लास में बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। तो हमारा क्या म्यूचुअल नेगोशिएशन होता है और वो फ्लेक्सिबल होता था। हम लोग कभी भी मतलब उसको डिसाइड कर सकते थे, अगर बाई चांस लैब में काम कर रहे हैं और जाते ही बाई चांस 5 मिनट के बाद लाइट चलेगी, सारे कंप्यूटर्स बंद, उसके बाद कंटिन्यू हमको पता लगेगा कि लाइट आनी नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, या तो हम वहीं पे बैठ के कुछ नया टॉपिक कर लेंगे, टीचर करवा देगा हमको, या हम क्या करेंगे साथ साथ हम लोग क्लास में चले जाएंगे और टीचर हमको कुछ नया टॉपिक करवा देगा, ठीक है। तो वो फ्लेक्सिबल नेचर का है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, दीज लर्नर्स आर मोर स्टेबल्स होते हैं, वहां पे लेस स्टेबल थे, यहाँ पे मोर स्टेबल टिके रहते हैं। इवेल्युएशन बाय लर्नर्स एक्सपर्ट्स फैसिलिटेटर्स कलेक्टिवली, ठीक है। तो लर्नर्स और एक्सपर्ट्स और जो फैसिलिटेटर्स होते हैं वो कलेक्टिवली इवेल्युएट करते हैं। अब क्या होता है, अब आप अपने आप को इवेल्युएट करते रहते हो, कंटिन्यू आप टेस्ट दे रहे हो, एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हमारे चैनल पे भी कंटिन्यू चल रही है ना, एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, हमने फर्स्ट पेपर की सारी करवा दी है, सेकंड की अभी कंटिन्यू चल रही है। तो क्या अब ये खुद को इवेल्युएट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं या कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है हमारा खुद की तरफ से। टीचर भी कई बार इवेल्युएशन कर लेते हैं, ठीक है। अब जब अभी तो आप खुद कर रहे हो, फिर जब यूजीसी पेपर लेगा तो वो आपकी इवेल्युएशन करेगा कि आपने क्या पढ़ा, आप उस काबिल भी हो कि नहीं हो, है ना। तो इस पॉइंट में ये कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ये कहते हैं, मोटिवेटेड बाय रिकॉग्निशन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटरनल इंसेंटिव्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, मोटिवेट होते रहते हैं। अभी हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हम कहते हैं ना कई बार यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, ऐसी लाइफ होनी चाहिए, तो उस लाइफ के लिए हमको करना ही पड़ेगा, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो हम लोग मोटिवेट रहते हैं कि हाँ अगर हमने ये पेपर अचीव कर लिया या ये जेआरएफ इस बार निकाल लिया तो ऐसा होगा हमारे साथ, हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे या आगे पीएचडी में एडमिशन लेंगे या हम ऐसी रिसर्च करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है।
चलिए, तो एडोलसेंट लर्नर और एडल्ट लर्नर हमने पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू। फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को रिलेट करते हैं, जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, टीचर है, लर्नर है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है, और इसके अलावा दो और हैं, वो है लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं टीचर। अब फैक्टर इफेक्ट कैसे करता है टीचर। अब मान लो आपको ना कोई अकाउंट्स पढ़ाने वाला टीचर है, ठीक है, आप पढ़ रहे हो अकाउंट्स, अभी 11th क्लास में हो, एज्यूम, लेट अस एज्यूम कि हम सभी अभी 11th क्लास में बैठे हैं, और जो अकाउंट्स पढ़ाने वाला टीचर आया, उसने अकाउंट्स की बुक खोली और उसने हमको डेबिट और क्रेडिट का मतलब ही गलत बता दिया, या जो भी 3 गोल्डन रूल हैं वो गलत बता दिया, या उसको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज ही नहीं है, तो क्या वो आपने को पढ़ा पाएगा? खुद सोचिए, नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो जो टीचर होता है उसकी स्किल, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, आज के टाइम पे कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मायने रखती है, ठीक है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी क्लासरूम की मैनेजमेंट, उसका एक्सपीरियंस, उसके इनोवेटिव टेक्निक्स जो वो यूज कर रहे हैं, वो सब अफेक्ट करते हैं किस पे, टीचिंग को। अगर वो आया, उसको सब आता भी है, सब कुछ बढ़िया, मतलब अकाउंट्स में बढ़िया, मतलब मान लो कोई सीए लेवल का बंदा है, टीचर जो हमारा वो सीए लेवल के है, आया, अभी भी वो चौक और वो क्या नाम है ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, बार बार वो डस्टर साफ कर रहा है, एक स्टूडेंट को भेज रहे हैं, जा भाई डस्टर गिल्ला करके ला, ब्लैक बोर्ड साफ करना है, ठीक है। तो वो क्या है, वो अजीब सा रहता है सब, है ना, हम सीख नहीं पाते, हम वो बच्चा ना ब्लैक बोर्ड साफ करने में या डस्टर को भिगोने में या चौक मांगने में रह जाता है, ठीक है। इतना तो लेक्चर फिर ओवर हो जाता है। तो टीचर की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत इफेक्ट करती है आपको, ठीक है, जो लर्निंग को या टीचिंग को कह लो, वो अफेक्ट करती है, ठीक है। लर्निंग और टीचिंग के लगभग जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करने वाले, वो सारे लगभग सेम ही हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम से आते हैं, क्योंकि एक पढ़ा रहा है और एक सीख रहा है, एक पढ़ा रहा है और एक सीख रहा है, ठीक है। चलिए, लर्नर क्या है, अटेंशन, पास्ट नॉलेज, एटीट्यूड, एप्लीकेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, सेल्फ मोटिवेशन, इमोशनल फैक्टर्स एटसेट्रा। लर्नर सीखना चाह रहा है या नहीं सीखना चाह रहा, हम कहते हैं ना, आप सामने वाले को कुछ भी सिखा लो, कितने मर्जी बड़ा बंदा कुछ भी सिखा ले, अगर उसमें सीखने की इच्छा ही नहीं है ना, तो आप उसको सिखा ही नहीं सकते, आप उसको सिखा ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें सीखने की इच्छा होनी चाहिए, उसके पास पास्ट नॉलेज, उसका एटीट्यूड कैसा है उस चीज को सीखने के लिए, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो देखना पड़ेगा आपको। उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसी है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का मतलब होता है कि कई बार होता है ना कि हम जिस तरह बचपन में पढ़ते थे कि गिलास में पानी है, अब वो पूछते थे कि क्या है इस गिलास में, तो कुछ कहते थे आधा गिलास भरा हुआ है, और क्या कुछ कहते थे कि आधा गिलास खाली है, ऐसे ही होता था ना। तो वो इंटेलेक्चुअली डिपेंड करती है, वो सोचते थे कि किस बिहाफ पे सोच रहे हैं, वो जो स्टूडेंट जिसने कहा कि आधा गिलास भरा हुआ है और जिसने कहा कि आधा गिलास खाली है, वो किस बिहाफ पे देख के क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या क्रिएशन चल रही है, ठीक है। तो उसका एटीट्यूड, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी सेल्फ मोटिवेशन, उसके इमोशनल फैक्टर्स बहुत डिपेंड करते हैं। कोई ऐसा हो कि भाई कोई टीचर हो, जैसे हमारा, मैंने भी बताया आपको, हमारा जो मैथ का टीचर हो बड़ा खतरनाक था, वो मतलब बहुत मारता मुरता था। तो क्या होता था, वो क्लास में जैसे आता था ना, तो सभी के सभी शांत बैठ जाते थे, ठीक है। कई तो होते थे वो मतलब रोने लग जाते थे। जब हमारे होता था, हम 10th क्लास में तो मैथ पढ़ते थे, तो उस टाइम क्या होता था, टीचर आया, टीचर ने टेस्ट लिया था, और उसमें क्लास में ना हमारे नंबर खराब आ गए। तो जब टीचर किसी एक को मार रहा था ना, तो पीछे से थे जो थोड़े से ज़्यादा, जिनको लगता था आज हमारे पढ़ने वाली, आज तगड़ा प्रसाद मिलेगा, तो ना रोने लग जाते थे, पहले रोने लग जाते थे, तो वो बच जाते थे, ठीक है। तो ऐसा क्या होता था, वो उनका इमोशनल फैक्टर कैसा है। तो अब क्या, टीचर को पता लग गया कि भाई ये इमोशनल है, तो इसको थोड़ा ही पीटते हैं, क्यों ज़्यादा पीटना, ठीक है। तो ये इमोशनल फैक्टर सीखने में भी हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम सारे दिन रोते रहेंगे तो हम सीख ही नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो ये जो लर्नर की जो ये फैक्टर्स है, ये सारे के सारे अफेक्ट करते हैं किसमें, टीचिंग में। चलिए, तो सपोर्ट मटेरियल क्या होता है, सपोर्ट मटेरियल होता है जिस चीज का यूज करके टीचर टीचिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे मॉक टेस्ट हो जाते हैं, अपने प्रैक्टिस सेट्स हो जाते हैं, ये सारे लेक्चर स्लाइड्स कैसे, जैसे भी मैंने बनाई हुई है स्लाइड, ठीक है। स्लाइड्स अलग अलग बनाई हुई है, एक तो मैं आऊँ कैमरा ऊपर, फोन कैमरा रख के, उसके बाद फिर पेन पेपर से लिखूं या नॉर्मल करूं, है, या फिर अभी मैं वेब कैम अगर ऑन कर लेता हूं तो आप शक्ल भी देख पाओगे, ठीक है। मैं पढ़ा कैसे रहा हूं वो भी आप देख पाओगे, ठीक है। तो
इससे क्या होता है, इससे ना मतलब जो एक्स्ट्रा स्लाइड्स के थ्रू हम लोग पढ़ा रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, वो सब देखते हैं। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल हमारा कैसा है, एक्सेस टू सपोर्ट मटेरियल, सपोर्ट मटेरियल को हम एक्सेस कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल, हमारा सपोर्ट मटेरियल का क्वालिटी कैसा है। जो हमारा मटेरियल है, मान लो आप अब तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एक तो आपको क्या नाम है मिल जाए नॉर्मल फोटो स्टेट वाले उस पे पेपर पे, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में, एक आपको मिले कलर्ड कॉपी में। ठीक है, एक आपको मिले कलर्ड कॉपी में, एक मिले आपको ब्लैक एंड वाइट में, एक मिले जो ब्लैक एंड वाइट है वो सिर्फ पेजेस मिल रहे हैं, एक एक पेज करके दे रहा है टीचर। ठीक है, और एक है वो प्रॉपर बुक है। ठीक है, जैसे टीचिंग है, वो टीचिंग की प्रॉपर बुक प्रोवाइड करा दी मैंने आपको। ठीक है, एक नोट मेरे पास पड़े हैं। अब मैं आपको, जब आप मेरे पास आओगे ऑफलाइन में, तो आपको मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक टीचिंग की जो मेरे पास पूरी बुक है वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब वो क्या है, वो कलरफुल है। अब क्या कलरफुल पढ़ने में मजा आएगा कि नहीं आएगा, क्या वो सारे नोट्स आपके पास एक जगह पे हैं या नहीं है, होंगे ना। अगर वो सारे नोट्स एक जगह पे आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको समेटने नहीं पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे एक पेज देते हैं, वो एक बार पढ़ा गुम हो गया, दूसरा पढ़ा कहीं और रख दिया, तीसरा पढ़ा कहीं और रख दिया, वो संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आपको 100 में से अगर एक पेज भी गुम हो गया ना, तो वो दिक्कत कर जाती है बड़ी। ठीक है, तो ये सपोर्ट मटेरियल इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज ना हम आगे पूरी थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, तो वो क्या है, स्पेस, फिजिकल कंडीशन, क्रिएटिव एंड यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, स्पेस कैसा है, ठीक है, फिजिकल कंडीशंस कैसी है, जब हम जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम पढ़ा रहे हैं, वो कैसी है, क्रिएटिव एंड यूजर फ्रेंडली। जैसे ना हमारे ना एक टीचर हैं, मेरे भी नॉन में कोई टीचर हैं, वो साइंस के हैं। अब वो ना गवर्नमेंट स्कूल में लगे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है लगभग पढ़ाइयाँ कैसी होती है, लेकिन आज अच्छी भी हो रही हैं पढ़ाइयाँ, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होता था, वो जो और टीचर्स हैं ना, वो उनसे ना स्टूडेंट्स मतलब संभलते नहीं हैं। ठीक है, तो वो उनसे आगे पूछते हैं कि आपसे संभल कैसे जाते हैं, मेरे से संभलते नहीं, इतने नालायक बच्चे हैं, इतना शोर मचाते हैं ऐसे वैसे। तो वो टीचर ना जवाब देते हैं कि मैं क्रिएटिव पढ़ाती हूँ। क्रिएटिव कैसे, वो साइंस के हैं। अब वो ना ऐप्स की मदद लेते हैं। वो उनको ना मेरे को भी एक बार उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे सूरज ला के रख दिया। सूरज कैसे ला के रख दिया कि उन्होंने ऐप के थ्रू ऐसा कुछ किया, और वो एक कुछ बॉक्स था, उसको स्कैन किया। स्कैन करके जब मैंने उसको फोन के थ्रू देखा, तो मेरे हाथ में ऐसे सूरज दिख रहा था। फिर मैंने उसको रोटेट किया, तो वो फिर पृथ्वी आ गई। फिर उसको यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी था, हाँ ठीक है, क्योंकि वो पुराना वाला वो था। ठीक है, उसकी काफ़ी पुरानी बात है। तो वो क्रिएटिव था। अब इससे क्या होगा, जो बच्चा होगा वो देखेगा, वाह यार ये क्या बढ़िया चीज़ है, क्या मजे वाली चीज़ है, इससे तो यार पढ़ना चाहिए। तो वो क्या शांत बैठता है। ठीक है, जब अगर आप देखो सामने वाला बोलेगा कब, या तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही होगी तब बोलेगा, ऐसा ही होगा, या तो उसको समझ में नहीं आ रही होगी या तो तब बोलेगा, या उसको कोई प्रॉब्लम होगी तब वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। उसके अलावा कुछ नहीं करेगा वो डिस्टर्बेंस क्रिएट। अगर आप उसको बोलने का मौका दोगे ना कि तेरी प्रॉब्लम बता क्या है, ठीक है, या क्या समझ में नहीं आ रहा, तो वो सेट रहेगा। उसको पता है हाँ भाई मेरे से पूछा जा सकता है, और मैं अगर पढ़ूंगा तो ही मुझे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ये क्या है, टीचर को इफेक्ट करते हैं। अभी 2 फैक्टर्स हमारे और रह रहे हैं, 2 तरह के हैं। ठीक है, तो वो अगले स्लाइड में देखते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट, हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट वो कैसे है, हमारी जो क्लासरूम है वो कैसी है। क्या क्लासरूम पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा रहे हैं, या बढ़िया एसी वाली जगह पे बैठ के पढ़ा रहे हैं, क्या एक बेंच पे 4 बच्चे बैठ रहे हैं, या एक बेंच पे सिर्फ 2 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। हमारी जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, बहुत नॉइजी है, ठीक है, या नहीं है, या लाइब्रेरी हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमारा जो प्रोफेशनल सेटअप है वो कैसा है, टेक्नोलॉजी कैसी है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी किस्में आती है हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट में आते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट और इंस्ट्रक्शनल, अभी हम आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, और ये मेन पॉइंट्स ना आप नोट करते जाइए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको जब उधर पेपर से पहले आप जब रिवीजन करोगे ना, तो या तो यही वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल हो जाएगी, या फिर उन नोट्स को आप अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो नोट्स को जस्ट रिव्यू लिया और पेपर देने चले गए। ठीक है, चलिए, तो इंस्टीट्यूशंस क्या है, इंस्टीट्यूशंस लोकेशन कैसी है, लोकेशंस क्या ऐसी है जिस तरह आप मान लो बस स्टैंड या स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास होगा लोकेशन आपका कोई इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज, तो कंटिन्यू शोर शराबा आता है ना, सारा दिन पों पों हॉर्न बजता रहता है। स्टेशन के पास है तो कंटिन्यू ट्रेन की आवाज़ आती रहेगी। तो लोकेशन पे डिपेंड करता है आपका इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, आपकी रेप्यूटेशन कैसी है, आपका रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कैसी है, आपका स्टाफ सेटिस्फेक्शन कैसा है। ठीक है, तो स्टाफ कैसा है, स्टाफ भी डिपेंड करता है, क्या स्टाफ कोऑर्डिनेट करने वाला है या नहीं है ना। ये सब सारी की सारी चीज़ें इंस्टीट्यूशंस में आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए,
जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे टीचिंग को, वो सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं इसके बाद, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड। ठीक है, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड क्या है, आपने देखो टीचर सेंटर आपने वहां पे किया ना मेमोरी लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तो मेमोरी लेवल क्या था, वो टीचर सेंटर्ड था, टीचर सेंटर्ड मेथड था। जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था उसके बाद आया था रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल था वो था लर्नर सेंटर्ड मेथड। ठीक है, टीचर सेंटर्ड मेथड कैसे, इट इज ए टीचर सेंटर्ड, इट इज ए टीचर सेंटर्ड फोकस्ड। ठीक है, फोकस्ड है, टीचर इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, टीचर क्या है, टीचिंग इज ए लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो टीचर क्या होगा, टीचर ना यहाँ पे अब आके बीच में बैठ जाएगा, मतलब बीच में बैठने का मतलब है कि वो सेंटर में रहेगा और वो फोकस रहेगा उसका सभी स्टूडेंट्स के ऊपर, कि जो वो करा रहा है, जो उसने ऑब्जेक्टिव रखा है, जो उसने क्राइटेरिया फिक्स किया है, वो सब कुछ उसके हिसाब से होगा। वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, वहाँ पे ये नहीं पूछ सकते ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, ये नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सेंटर में रहते हैं यहाँ पे टीचर। स्टूडेंट वर्क अलोन एंड कोलेबोरेशन इज डिस्करेज्ड। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेडागोगी मॉडल और अप्रोच। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है पेडागोगी मॉडल और अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, पेडागोगी मॉडल कहते हैं इसे। ये पेडागोगी वर्ड ना बहुत बार आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो अभी टीचर सेंटर्ड अपना हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, लर्नर सेंटर। अब लर्नर सेंटर क्या था, इट इज लर्नर फोकस्ड सॉरी, इट इज लर्नर फोकस्ड। अब क्या है, जब हम कॉलेजेस में हो जाते हैं, अब जब कॉलेजेस में हो गए तो अब क्या हुआ, अब अपने अपने हिसाब से पढ़ने लग गए। ठीक है, आपको टीचर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे टीचर अलग रहेगा। अलग कैसे, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन आप अपने हिसाब से पढ़ोगे, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, आप अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि आपने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे। ठीक है, स्टूडेंट वर्क मोर इन टीम्स एंड कोलेबोरेशन इज एनकरेज्ड। वहां क्या था, डिसएनकरेज्ड, यहाँ पे क्या है, एनकरेज करता है। वहां पे सभी को इकट्ठे बैठना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टूडेंट अकेला क्या नाम इसमें टीम में, सॉरी वहां पे अकेला अकेला भी करता है और टीम के साथ भी डिस्करेज करता है। यहाँ पे क्या है, टीम को कोलेबरेट करने में एनकरेज करता है, बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो क्या थी, पेडागोगिकल। ये क्या है, एंड्रागोगिकल। ये क्या है, एंड्रागोगिकल मॉडल और अप्रोच, एंड्रागोगिकल मॉडल और अप्रोच है। ठीक है, चलिए अब क्या आते हैं इसके बाद, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। हायर लर्निंग कौन सी होती है, हायर लर्निंग मैंने आपको अभी बताया है। हायर लर्निंग होती है अपनी जो भी कॉलेजेस की लर्निंग होती है ना, जो हम बीकॉम एमकॉम अभी करके आए हैं, वो क्या अपनी हायर लर्निंग है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या कहते हैं, टीचर सेंटर्ड मेथड। अब इसमें टीचर सेंटर्ड मेथड होते कौन से हैं, मैं आपको ना हल्का सा भी एक चार्ट दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड, ये लीजिए, देखो टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी, मिक्स्ड स्ट्रेटजी और लर्नर स्ट्रेटजी। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग हैं, अभी हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला क्या था, ये रहा मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग। टीचर सेंटर्ड मेथड में लेक्चर्स, लेक्चर्स मेथड कौन से होते हैं, बचपन से लेते आ रहे हम लोगों ने, और तो कुछ क्लास अभी तक अटेंड ही नहीं करी ना, बढ़िया बढ़िया। तो लेक्चर सेंटर्ड कौन से होते हैं, लेक्चर सेंटर्ड होते हैं वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन कैसा, स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स सिर्फ सुन रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा भी है, स्टूडेंट्स ओनली लिसन, स्टूडेंट्स ओनली लिसन। ठीक है, स्टूडेंट्स सिर्फ सुन रहे हैं, एज देयर इज नो डिस्कशन, as there is no discussion, so it is a one way communication, so it is a one way communication। ठीक है, it is a conventional form। ये क्या है, ये एक conventional form है, one way communication है। इसमें सिर्फ स्टूडेंट सुनते हैं, टीचर बोलता रहता है, कोई भी डिस्कशन नहीं होती है। ठीक है, ये क्या है हमारा लेक्चर मेथड। चलिए इसके बाद क्या है, टीम टीचिंग। अब जो टीम टीचिंग होती है वो क्या होती है, जब टू और मोर टीचर्स
होते हैं, ठीक है, जब 2 और मोर टीचर्स होते हैं तब इसे कराया जाता है। क्या होता है इसमें, ये ना टीम टीचिंग क्या होती है कि इनोवेटिव प्रोसेस होती है, अप्रोच होती है, सॉरी, ये टीचिंग इनोवेटिव अप्रोच होती है जहाँ पे 2 या मोर, 2 या 2 से ज़्यादा जो टीचर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूशन करने में और इवेल्युएशन करने में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तब क्या होता है, एक ही क्लास में 2-2 3-3 टीचर्स नहीं होते, ठीक है भाई। वो क्या होता है, उनको देखता है भी उन्होंने ढंग से काम किया क्या नहीं किया, उनके पेरेंट्स से कॉन्टिन्यूस कॉन्टेक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, टीम टीचिंग, वो टीम में रह के टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो अभी हम 2 ही डिस्कस करते हैं, अभी आगे जब चार्ट पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या कहता है, लर्निंग सेंटर्ड मेथड। अब उसमें क्या था, टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या है, टीचर सेंटर में रहेगा। लर्निंग सेंटर्ड मेथड में क्या है, लर्नर सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब आपने असाइनमेंट आपने सुने होंगे। अब असाइनमेंट कौन से, ठीक है। असाइनमेंट, इसमें ना एक वर्ड आएगा ओपन एंडेड होता है विचार रखने की क्षमता होना, ठीक है। असाइनमेंट्स आर गिवन, ठीक है, असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स देमसेल्फ सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। ये देखो, स्टूडेंट्स देमसेल्फ सर्च फॉर इंफॉर्मेशन एंड कैन ऑल्सो डू समथिंग क्रिएटिव विद दियर ओन माइंड एंड आइडियाज। अब उनको असाइनमेंट ये वाले नहीं अपने को मिलते थे, तो ऐसे ही होता था, बुक से उठाया या नेट से उठाया, कॉपी किया, सबमिट कर दिया, ऐसा ही होता था। ऐसा नहीं, ये असाइनमेंट दूसरा है। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स को टॉपिक दिया जाता है, उस पर वो अपने माइंड के हिसाब से, अपने आइडियाज के हिसाब से कुछ क्रिएटिव करके लाते हैं, ठीक है। वो क्रिएटिव करके लाते हैं, वो क्रिएटिव इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता है अपने आप, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट अपने आप करते हैं। अपने आप मतलब लर्नर क्या होता है, लर्नर बीच में होता है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्या है, केस स्टडी। अगर आपने प्लस 2 में पढ़ी हो अपने बिजनेस स्टडीज में लास्ट में क्वेश्चन आते थे अपने, 1 या 2 क्वेश्चन, या अभी जो करंट जो सिनेरियो चल रहा है इसमें क्या होता है, सीबीएसई केस स्टडीज पे क्वेश्चन ज़्यादा देती है, ठीक है। या अभी हमने एमकॉम में पढ़ा होगा, या एमबीए में आप लोग हो तो आप एमबीए में पढ़े होंगे, या किसी भी अदर फील्ड से हो आप लोग, तो क्या है वो उसमें हम लोग केस स्टडीज पढ़ते हैं। केस स्टडीज क्या होती है, कोई पीछे घटना हुई है, हम उसको पढ़ पुढ़ा के उस पर हम डिसीजन अपना प्रेजेंट में लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एक केस इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्चुअल सिचुएशन। एक एक्चुअल सिचुएशन है, उसकी डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्विंग डिसीजन, ए चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी और एन इशू फेस्ड बाय ए पर्सन, ठीक है। उसने क्या इशू फेस करे, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू डील विद एक्चुअल सिचुएशन। तो वो क्या हेल्प करता है, वो एक्चुअल सिचुएशन में स्टूडेंट को डील करने में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यूं कहूं कि एक ना बंदा था, वो ना सड़क पे खड़ा था, ठीक है। उसके ना दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी, और ना उसके पास भागने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता था कि वो ना लेट जाए मतलब कि ना उस तरफ भी खाई थी और इस तरफ भी खाई थी, मतलब बीच में एक पुल था और खाई थी दोनों तरफ, ठीक है, और दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही थी। तो उसके पास लेटने का सिर्फ एक ऑप्शन है। ये एक सिचुएशन थी, ये आपने पढ़ी और ये आपने समझी। तो आपने जब ये चीज़ समझी, तो कल को अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ आएगी तो आप उस टाइम पे एक्चुअल सिचुएशन में वही वाली चीज़ एक्सेप्ट करने की ट्राई करोगे या नहीं करोगे, है ना। डिसीजन लेने की ट्राई करोगे ना। अगर वो भाग गया या उसने छलांग मार के हीरो बनने की ट्राई करी तो वो मर जाएगा, या ऐसा कुछ उसके साथ क्या नाम कुछ और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है बहुत बड़ा। तो इससे क्या हुआ, इससे आपने देखा कि उस पर्सन ने गलती क्या करी, उस पर्सन ने अच्छा डिसीजन क्या लिया, वो सारा आपने पढ़ा, उसको समझा और उस चीज को अपनी एक्चुअल सिचुएशन में आके प्रेजेंट करके डिसीजन लिया, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं अपन, केस स्टडी। चलिए, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हमारे ना कुछ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो प्रेजेंट न्यू होता है ना अपना सब्जेक्ट होता है, जिस तरह आप यूँ लेके चलो कि इसमें ना स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट को ना
एक स्टेप पे काम दे दिया। जैसे एग्जांपल लो कि किसी भी स्टूडेंट को, कोई बच्चा है छोटा, ठीक है, उसको 2 का टेबल सिखा दिया। हम सभी के साथ हुआ है, हमने 2 का टेबल सीखा, 2 का टेबल सीखने के बाद हमने 3 का टेबल सीखे, है ना। तो पहले क्या हुआ, इकट्ठे नहीं सिखाता कोई भी, ऐसा नहीं होता कि टीचर ऐसा नहीं कहता पहले दिन ही कि 2 का टेबल पूरा याद करके आइयो, उसके बाद 3 का भी करियो और 4 का भी और 5 का भी करके आइयो, ऐसा नहीं होता। वो पहले 2 का टेबल 5 तक करवाता है, फिर 2 का टेबल 10 तक करवाता है, फिर वो पूरा करवाता है रिवीजन, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, ऐसे से करवाता है ना भाई। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक स्टेप करवाया, वो समझ में आ गया, डन। फिर सेकंड स्टेप करवाया, वो समझ में आ गया, डन। थर्ड स्टेप करवाया, थर्ड स्टेप समझ में आ गया, डन, सो ऑन, ऐसे से चलता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन प्रॉपर सीक्वेंस, देयर इज फीडबैक इन ईच स्टेप ऑफ लर्निंग, ठीक है। फीडबैक अपने को हर स्टेप के बाद मिलता रहता है। कैसे? समझाया, समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, समझ में नहीं आया दोबारा करवाओगे, ठीक है। तो ये क्या फीडबैक हमको साथ साथ मिलता रहेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है? ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है हम जब खोज करते हैं ना, खोज, देखो ये ना मेथड क्या है, ये प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग, अब इससे मतलब समझना, आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेरा जो आर्म है वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग हाथ है तो हम खोज करते हैं, ठीक है, खोज करते हैं। जब हम कच्चे हाथों से, मतलब नाजुक हाथों से खोज करेंगे, गड्ढा करेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। हम उसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग चाहिए, हाथ स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इस मेथड को आप याद कर सकते हो किसने दी है, ठीक है। तो खोज करते हैं, इसमें ना स्टूडेंट को काम दिया जाता है और वो अपने हिसाब से खोज करते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज और हर ओन प्रॉब्लम, ठीक है, अपनी क्या नाम है प्रॉब्लम को वो देखता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक सेकेंड, हाँ, तो क्या कहता है, आउट द प्रॉब्लम दस द चाइल्ड बिकम ए डिस्कवर ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो वो क्या होता है, डिस्कवर करता है नॉलेज को, ठीक है। तो वो खोज कर करके खुद सीखता है, ठीक है। हम प्रैक्टिकल कर करके सीखते हैं ना, वैसे ही वो खोज कर करके, मतलब प्रैक्टिकल कर करके अपने आप काम कर करके सीखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ओपन लर्निंग क्या होती है? ओपन लर्निंग का मतलब क्या है, ये ना नॉर्मल हम लोग जैसा कहते हैं ना, अभी हम लोग क्लास से बाहर निकल के जब करते हैं ओपन लर्निंग, जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते थे तो वो क्लास में तो खेलते नहीं थे, है ना। स्पोर्ट्स पढ़ा, मतलब फिजिकल एजुकेशन आपको पढ़ा तो क्लास में दिया जाता था, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती थी ना, तब आपको ग्राउंड में लेके जाते थे। स्पोर्ट्स पीरियड है तो सब भागते थे ना। तो क्या होता था, हम लोग स्पोर्ट्स पीरियड के चक्कर में बाहर जाते हैं और बाहर जाके सीखते थे, मतलब क्लास से बियॉन्ड जाके सीखना। जब क्लास से बियॉन्ड जाके सीखते हैं तो वो होता है ओपन लर्निंग। इट इज ए फ्लेक्सिबल मेथड, ये क्या है, एक फ्लेक्सिबल मेथड ऑफ डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शन वेयर द लर्नर हैज ओपन एक्सेस, उसके पास ओपन एक्सेस है कहीं भी जाए, टू लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ पीपल, मटेरियल, इक्विपमेंट एटसेट्रा, ठीक है। तो बाहर जाके सीखता है उन चीजों को, ठीक है। चलो अब ये चीज देखते हैं। मैंने आपको बता दिया लेक्चर मेथड क्या है, टीम टीचिंग क्या है, और टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है, 2 बता दिया, तीसरा रह गया था टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन क्या है। आप घर पे बैठे हो और आपने बाई चांस यूट्यूब चलाया, ठीक है, यूट्यूब चलाया, आपने वहाँ पे सर्च किया कंसेप्चुअल स्टडी, आपका आ गया वहाँ पे, और आप कंटिन्यू टीवी पे अपनी क्या नाम है वीडियो मेरी देख रहे हो और वहाँ पे अपने एमसीक्यूज के लिए या लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। अब क्या है, वीडियो प्रेजेंटेशन मतलब आपको वीडियो प्रेजेंट कर दिया गया, आपने टीवी के थ्रू से आपने सीखा, ठीक है। अब तो ये यहाँ जब आपने खुद सीखा, ये तो वो अपना लर्नर, ठीक है, जब ये लर्नर की बात आई, मतलब आपने खुद कर लिया। लेकिन जब ये आपको किसी टीचर ने टीवी के थ्रू पढ़ाया, जैसे आज के टाइम में स्मार्ट क्लासेस होती हैं। अब स्मार्ट क्लासेस क्या है, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं, उनको वीडियोस के थ्रू कोई वीडियो हो रही है, जिसका केमिकल का है, अब बच्चों को समझाना है कि जो एच और क्या नाम कोई भी केमिकल है, वो अगर हम मिक्स करेंगे तो उससे ये केमिकल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उसने कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर उसने मिक्स कर दिया तो वो H2O बन गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उसने वीडियो के थ्रू, वीडियो में कोई ऐसा कर रहा है और उसको मिक्स करके उसको H2O बनता हुआ दिखा दिया। वो क्या, वीडियो प्रेजेंटेशन करना, ठीक है।
टीवी के थ्रू वीडियो प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। अब इस बार मिक्स्ड में ग्रुप डिस्कशन आप लोग समझते हैं किसी एक टॉपिक पे काफी सारे लोग बैठे होंगे और वो डिस्कशन कर रहे होंगे एक टॉपिक पे, ठीक है। सेमिनार और वेबिनार ये दो अलग अलग नहीं है लेकिन हैं भी। कैसे? माइनर सा डिफरेंस है। सेमिनार होता है कोई भी पर्सन जो इसने अपना एक कुछ रिसर्च किया है, कुछ काम किया है, उसने आके अपना स्टेज पे खड़ा है और वो उसने अपने ऑडियंस को उस रिसर्च के बारे में सब कुछ बता दिया, भाई ऐसे से मैंने किया, इसका ये रिजल्ट आया, ये चीज़ था। वेबिनार क्या होता है? वेबिनार जब हम उसी सेमिनार को ऑनलाइन करते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, ड्यूरिंग लॉकडाउन पता नहीं कितने हैं, बहुत सारे फिलहाल में ऐप्स के थ्रू वेबिनार्स हो रहे हैं, ठीक है। तो सेमिनार और वेबिनार में ये हल्का सा डिफरेंस है। जब हम सेमिनार क्या है फेस टू फेस और वेबिनार क्या है जब हम लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। पैनल डिस्कशन क्या होता है? पैनल डिस्कशन ना जब हमारे ना कुछ एक वो बन जाते हैं, पैनल्स बन जाते हैं, मतलब टीचर्स के ना पैनल बन जाते हैं, जो अपने टीचर्स मिलते हैं, मतलब वहाँ पे एक पैनल में जैसा एक सीक्वेंस बना दिया, सीक्वेंस कह रहा हूँ, एक ग्रुप बना दिया टीचर्स का, ठीक है। टीचर्स डिस्कशन करेंगे। अब ग्रुप डिस्कशन में क्या था? बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं। पैनल डिस्कशन में क्या होता था कि बड़े बड़े लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े टीचर्स डिस्कशन करते हैं और उन डिस्कशन को स्टूडेंट्स देखते हैं और स्टूडेंट्स फिर सीखते हैं। जैसे न्यूज़ चैनल में हमारा जो भी न्यूज़ चैनल डिस्कशन करते रहते हैं, ये इनकी जीडी चलती रहती है, ठीक है, डिबेट्स चलती रहती है, वो डिबेट बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। फैक्ट एक अपना फैक्ट बताता है, दूसरा अपना फैक्ट बताता है, ठीक है, बताते हैं ना। तो ये जब फैक्ट्स बताते हैं तो फैक्ट्स बताते हुए हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब कुछ फैक्ट्स होते हैं हमको नहीं पता होता, तो हम उनसे वो फैक्ट्स सीखते हैं, है ना, सीखते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? पैनल डिस्कशन करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में ना इस तरह की एक चीज होती है, मतलब जैसे कि ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, जो टीचर्स होते हैं ना वो उनको प्रॉब्लम देते हैं बच्चों को, ठीक है। और ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब ब्रेन को स्टॉर्म करना, बच्चे को प्रॉब्लम दे दी और बच्चा अपने हिसाब से जाके क्या नाम उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाल के लाता है। प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट्स दे दिए, प्रोजेक्ट अपने को बचपन में मिलते थे ना, पॉल्यूशन में प्रोजेक्ट बना लो, इस पे बनाओ प्रोजेक्ट, उस पे बनाओ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट मेथड वगैरह होते हैं। ट्यूटोरियल, ट्यूशंस वगैरह, ठीक है भाई, उसमें ट्यूशंस में अपने कोई भी हो सकते हैं, वो ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकते हैं। केस स्टडी मैंने आपको बताई दी, रोल प्ले होता है। रोल प्ले में ना टीचर रोल प्ले करता है किसी का, जैसे उसने ना बताना है कि जो पेरेंट्स और बच्चे का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, ठीक है भाई। उसने कहा कि अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि भाई पेरेंट्स का बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो अब क्या होगा, तो वो ना उस चीज़ का सॉल्यूशन देने के लिए टीचर उसका पेरेंट्स का रोल करेगा, उसके पेरेंट का रोल करेगा और वो अपने पेरेंट्स को समझ लेगा, मतलब अपने मम्मी को या अपने पापा को वो समझ लेगा कि ये मेरा टीचर जो है वो मेरा मम्मी या पापा है, उसको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और वो हल्का हो जाएगा। मतलब उसको प्रॉब्लम है, वो अपने अगर वो घर वालों को नहीं बता पा रहा, डर रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो अपने टीचर को बता देगा। अब वो टीचर उस चीज़ का सॉल्यूशन देगा और वो उसके पेरेंट्स को और बताएगा भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो रोल प्ले करता है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन, स्टिमुलाइजेशन, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो वगैरह दे देते हैं। स्टिमुलाइजेशन में होता भी हम ना नकल कर करके दिखाते हैं, नकल करके भाई ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ठीक है। कंट्रोल मतलब रियलिटी जैसी होती है लगभग लगभग, ठीक है, नकल कर करके दिखाते हैं हम लोग। लर्नर सेंटर में क्या होता है? लर्नर सेंटर में ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क दे दिए, केस स्टडी, लगभग लगभग यही, ठीक है। देखो ये क्या था, टीचर, ये क्या है, लर्नर, इनका मिक्स था ये, तो लगभग लगभग इनमें दोनों में ही दोनों के जो है वो मिक्स में आ जाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम्ड इंस्टीट्यूशंस, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम कौन सी होती है? हम प्रोग्राम कर देते हैं भाई, अपने लर्नर को कुछ बताया कि भाई ऐसी सी चीज़ है, हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि भाई ये चीज़ ऐसे से करनी है, तो वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। फिर क्या, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर के थ्रू लर्निंग करवाना। इंटरेक्टिव वीडियोस के थ्रू लर्निंग करवाना। ओपन लर्निंग पहले बता ही दिया मैंने, ओपन लर्निंग क्या होती है, ओपन लर्निंग बियॉन्ड जाके अपना काम करना। पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक ग्रुप में बच्चों को ना करके एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के साथ हम लोग इंस्ट्रक्शंस को क्या नाम है करेंगे और वो काम करेगा। ह्यूरिस्टिक मेथड भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, जो तीनों की हमारी स्ट्रेटजी है, ठीक है, अलग अलग तरीके की। वो कौन कौन सी है अपनी? टीचर सेंटर्ड, मिक्स्ड स्ट्रेटजी और लर्नर सेंटर, ठीक है। ह्यूरिस्टिक अपना कौन सा था? ह्यूरिस्टिक था जहाँ पे हम खोज करते हैं, ठीक है। ह्यूरिस्टिक किसने दिया था आपको याद आ रहा हो तो? आर्मस्ट्रॉन्ग होंगे तो हम खोज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए
आगे क्या कहते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा है, मतलब हम करेंगे इसके बारे में, लिखा थोड़ा है, बताऊंगा मैं आपको। ऑफलाइन टीचिंग मेथड क्या कहते हैं, फोकस ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन टीचर्स एंड लर्नर्स। ठीक है, फोकस करता है फेस टू फेस इंटरेक्शन करने में। ऑफलाइन आप क्लास में बैठे हो, आप ग्रुप में बैठे हो, मतलब स्टूडेंट्स काफ़ी सारे बैठे हैं, आपका टीचर आया, फेस टू फेस पढ़ाया, उसने इंटरेक्शन किया, आपके टीचर के और आपके बीच में इंटरेक्शन हुआ, उसे क्या कहते हैं, फेस टू फेस लर्निंग या ऑफलाइन लर्निंग। ठीक है, या टीचिंग मेथड। टीचर ने फेस टू फेस आके हमको टीच किया। स्टूडेंट इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज लेस। इसमें क्या होती है, स्टूडेंट की जो इंटरेक्शन होती है टेक्नोलॉजी के साथ वो कम होती है। अब कम कैसे, जब फेस टू फेस होगी तो टेक्नोलॉजी के साथ इतना इस्तेमाल ही नहीं है ना। अब मैं आपको, आप सभी ग्रुप में आओ, आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करो। आप जब ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करोगे तो उस टाइम क्या होगा, जब मैं आपको डायरेक्ट ही पढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे अगर मैं आपको ऑनलाइन अपना जो क्या नाम है वीडियोस हैं वो आपको ऑनलाइन ना भी प्रोवाइड कराऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। तो ऑफलाइन में क्या, आपकी टेक्नोलॉजी के साथ जो इंटरेक्शन है वो कम होगी, आपकी आई सही रहेंगे, आपका जो है शेड्यूल थोड़ा प्रॉपर बना रहेगा, आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स की जो रीडिंग है वो बड़ी अच्छी तरीके से कर सकोगे, है ना। तो ये होता है। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज फिक्स्ड, इसमें फिक्स्ड होता है लेकिन, ठीक है, इसमें फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। ये फ्लेक्सिबल कैसे नहीं होता, ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में आप कभी भी पढ़ सकते हो। आपको रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही, आपका मन करा यार पढ़ लेता हूँ, चल उठता पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आप उठे पढ़ने लग गए। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा तो नहीं है कि आप सीधा पहुंच जाओगे, हाँ जी पढ़ाओ मेरे को, ऐसा तो नहीं है। तो इसके फिक्स होगा भी, मेरा अगर टाइम है कि मैं अगर 9 से 10 पढ़ाऊंगा तो मैं 9 से 10 ही पढ़ाऊंगा। मैं दोबारा मतलब रात को 2 बजे नहीं पढ़ा सकता ना मैं किसी को, वो भी फेस टू फेस, ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, मोर यूज ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल्स ऑफ टीचिंग, इसमें क्या होता है, मोर यूज करते हैं ट्रेडिशनल, जो पुराने जमाने की टीचिंग स्टाइल से उनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अब ऑनलाइन टीचिंग मेथड, अब ऑनलाइन टीचिंग मेथड कौन से हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन इज लेस, उसमें क्या था मोर, उसमें फोकस ही फेस टू फेस पे था, इसमें लेस होता है। अब इसमें क्या, मैं फेस टू फेस हूँ आपके, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने अपने घरों से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, तो ये सारा का सारा फेस टू फेस इंटरेक्शन में कम हो रहा है अपना। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद टेक्नोलॉजी इज मोर, इसमें मोर हो रहा है, आप कंटिन्यू फोन के साथ या अपने लैपटॉप के साथ या अपने कंप्यूटर के साथ लगे हुए हो, उसमें कंटिन्यू पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसका जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट का वो टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा हो जाता है। ड्यूरेशन एंड पीरियड ऑफ स्टडी इज नॉट फिक्स्ड, आप कितने मर्जी घंटे तक पढ़ सकते हो, आपको 6 घंटे पढ़ना है 6 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ना है 10 घंटे पढ़ो, आधा घंटा पढ़ना है आधा घंटा पढ़ो, है ना। ये इसका फीचर है। मेक्स यूज ऑफ इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, अब इसमें इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया जा सकता है, स्लाइड्स को, प्रोजेक्टर्स को, अपने अलग अलग तरीके के जो मार्कर्स हैं, मतलब अलग अलग जो टेक्नोलॉजीज हैं उन सबको यूज़ किया जा सकता है ऑनलाइन टीचिंग में। ठीक है, तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग थी। ठीक है, चलिए अब जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझिएगा। स्वयं, स्वयंप्रभा और मूक, ये 3 पॉइंट है, और इनमें से एक क्वेश्चन जब से ये मतलब नए सिलेबस में, नए पैटर्न में आया है, तब से कंटिन्यू ये पेपर में आ ही जाता है। ठीक है, स्वयं है क्या, स्वयं ना 9 जुलाई 2017 को जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ये 2 कोर्स निकाले थे, स्वयं और स्वयं प्रभा। ठीक है, अब क्या है, स्वयं की जो फुल फॉर्म है वो है क्या, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, लिख लीजिए, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसमें है क्या, इसमें ना एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है, जब ये स्वयं है, स्वयं ना एक पोर्टल है, ठीक है, जिसको MHRD और AICTE इनके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म थी, फुल फॉर्म क्या है, स्टडी स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। किसने बनाया, MHRD ने। किसने बनाया, ये MHRD ने और AICTE ने। इसमें ना कोर्सेज हैं अलग अलग, कोर्सेज कहाँ से कहाँ तक, 9th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने फ्री कोर्सेज हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अपने फ्री कोर्स हैं। सर्टेन फी टू गेट सर्टिफिकेट, आपको ना फ्री कोर्सेज तो मिल जाएंगे, मगर क्या होगा, जब आप सर्टिफिकेट लेने जाओगे ना, तो आपको इसके लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको कुछ पेमेंट, कुछ फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है,
तो स्वयं एक पोर्टल है और स्वयं प्रभा क्या है, दोनों ना थोड़ा बहुत सेम है। स्वयं और स्वयं प्रभा, स्वयं बता दिया मैंने, स्वयं प्रभा क्या है, स्वयं प्रभा ना एक पोर्टल के ऊपर वीडियोस हैं, ठीक है, वो एक पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर वीडियोस हैं स्वयं प्रभा की। इसमें है क्या, इसमें देखो जिस तरह नाइन्थ क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज अवेलेबल थे ना, तो इसमें क्या है, इसमें ना वो कोर्सेज वीडियोस के फॉर्म में सैटेलाइट के थ्रू आते हैं। तो ये अपने जो डिश एंटीनास लगे होते हैं ना, उसमें 32 डीटीएच चैनल जो 24 घंटे, 7 दिन 24 घंटे चलते हैं, ये GS80 15 सैटेलाइट, GS80 15 सैटेलाइट है। इसके थ्रू जो क्या नाम है हमारे डीटीएच चैनल्स हैं उसमें वीडियोस आती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, न्यू कंटेंट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स के लिए न्यू कंटेंट होते हैं, विच कुड बी रिपीटेड 5 मोर टाइम्स इन ए डे। एक्चुअली ये 6 टाइम्स होते हैं, ये ना 6 टाइम्स होते हैं, 6 टाइम ए डे, मतलब वो 6 बार कंटिन्यू रिपीट करते रहते हैं 4-4 घंटे के बाद, ठीक है। चैनल्स आर अपलिंक्ड फॉर BISAG गांधीनगर, जो बिसैग गांधीनगर में, उससे ये सारे के सारे लिंक्ड हैं, ठीक है। ये कंटेंट प्रोवाइड कौन कराता है, ये प्रोवाइड करवाते हैं हमारे नेप्टल, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT एंड NIOS, ठीक है। द इन्फ्लिबनेट सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। ये जो वेब पोर्टल बनाया गया है, ये इन्फ्लिबनेट ने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो जो हमारा स्वयं है, स्वयं क्या है, स्वयं एक नॉर्मल मतलब हमारा पोर्टल है जिसमें जो ये MHRD ने ये बनाया था, और स्वयं प्रभा है, इसमें हमारी वीडियोस कंटेंट जो है इसमें सारी की सारी दी गई हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद मूक क्या है, मूक की स्वयं और मूक इन दोनों का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों का फुल फॉर्म मान के चलो कि ये पेपर में ना बहुत ज़्यादा मतलब आने के चांसेस आपके रहते हैं, ठीक है। तो मूक की फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मूक की फुल फॉर्म है। प्रॉपर एवेन्यू फॉर डाइवर्स लर्नर्स टू अपग्रेड देयर नॉलेज एंड स्किल्स। तो ये इसमें क्या है, इसमें ना स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यू इंप्रूव करने के लिए काम किया जाता है, ठीक है। तो तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्या, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब आपका ना सिलेबस में आप अगर देखोगे, सिलेबस में अगर आप देखोगे तो उसमें ना टीचिंग सपोर्ट सिस्टम भी वहाँ पे नीचे मिलेगा। अब हम लगभग 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 50 से 55 मिनट में, ठीक है। चलिए अब क्या कहते हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अब देखो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है, ए सेट ऑफ टूल्स। ये सेट ऑफ टूल्स है जो हेल्प करता है इंप्रूव करने में स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को, ठीक है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हमने पहले भी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से चीज़ें हैं, मतलब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है, तो हमने सपोर्ट मटेरियल्स पढ़ा था ना। तो वही चीज़ है कि हम जो टीचर है वो कौन से सपोर्ट मटेरियल्स को यूज़ करता है टीचिंग करने में, ठीक है। टीचिंग करने में कौन से सपोर्ट मटेरियल को यूज़ करता है ताकि लर्नर के बिहेवियर को चेंज कर सके, ठीक है। चलिए तो आगे क्या कहता है ये, It helps us to know that how teachers acquire new skills and increase student achievement in areas they are under performing, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या 3 तरह के होंगे, ट्रेडिशनल, ICT और मॉडर्न, ठीक है। हम इसमें इन तीनों के साथ एक चीज़ और पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के सिनेरियो के हिसाब से, आज के एरा के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप आके करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल बेस्ड में क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल इज बेसिकली टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, पहले क्या होता था, पहले जब आपने मम्मी पापा से भी पूछना तो कि आप स्कूल में पढ़ते थे, आप अपने टीचर को क्या बोलते थे, वो गुरुजी करते थे, ठीक है। उनके पढ़ती बहुत थी, मुर्गा भी बहुत बनाए गए होंगे, थप्पड़े बहुत पड़े होंगे, डंडे भी बहुत पड़े होंगे, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल मेथड था उनका, पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, टीचर सेंटर्ड पे होता था। अभी हम पढ़ते आए हैं ना, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, है ना। तो क्या टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ट्रेडिशनल, ऑल्सो कॉल्ड बैक टू बेसिक्स, ठीक है। इसमें चौक का या बोलने का इनका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ब्लैक बोर्ड्स वगैरह का, स्लेट का इनका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल अप्रोच एम्स एट हाई टेस्ट स्कोर, ग्रेड्स एंड अल्टीमेटली डिग्रीज, ठीक है। इनमें बस डिग्रीज वगैरह लेना और हाई टेस्ट को स्कोर्स करना, ठीक है। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी जो थे, उन्होंने
डिग्रीज वगैरह ली ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। उनकी तो कंडीशन ही बहुत वर्स्ट कंडीशन में उन्होंने अपनी स्टडी ली थी, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फिर उसके बाद बनाया, वो सब कुछ पढ़ के। तो क्या उन्होंने ट्रेडिशनल के भी हिसाब से अपना मतलब उनका था कि भी जो है टेस्ट को अचीव करना, बहुत बड़े बड़े जो टेस्ट थे वो सारे के सारे क्लियर करना, इस तरह के, ठीक है। फिर क्या डायरेक्ट लेक्चर्स एंड लर्निंग थ्रू लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। वो सिर्फ उसमें क्या था ट्रेडिशनल बेस्ड में कि लर्निंग और लर्निंग जो होती थी वो लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन के बेस पे होती थी। वो सिर्फ टीचर बोलता था या उस जो बोलता था उसको सुन के या उसको ऑब्जर्व करके हम लोग सीखते थे, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या है ट्रेडिशनल बेस्ड सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। अब आता है मॉडर्न बेस्ड। मॉडर्न बेस्ड क्या है? मॉडर्न इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। मॉडर्न क्या है? आज के टाइम पे क्या होता था, आज से कुछ साल पहले लगाओ, कुछ साल मतलब ज़्यादा नहीं, 4 या 5 साल पहले, ठीक है। अभी भी है काफ़ी जगहों पर, ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि आज हम बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं, क्योंकि आज भी कई गांवों में बच्चों को पता ही नहीं है कि आईसीटी क्या है, या उनको ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर क्या है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत हाईटेक है, आज बहुत प्रॉब्लम्स है आज भी। तो मॉडर्न बेस्ड क्या है? मॉडर्न इज स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट्स इसमें सेंटर में होता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, पढ़ता है, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव एंड अल्टरनेटिव एजुकेशन, ठीक है। प्रोग्रेसिव और अल्टरनेटिव एजुकेशन इसे हम कहते हैं। इट एम्स एट लर्निंग, रिटेंशन, गेनिंग ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज एंड स्किल्स। इसका क्या एम होता है? वो लर्निंग करना, रिटेंशन करना, गेन करना, किसको? स्किल्स को और नॉलेज को जो वैल्यूएबल हैं। हियर प्रैक्टिकली डिस्कवरीज, ग्रुप एक्टिविटीज आर द मेन पिलर्स। जो हमारे पिलर्स, जो स्तंभ होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रैक्टिकल करना, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर में क्या होता है? हम लोग प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, प्रैक्टिकल करके सीखने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ठीक है। डिस्कवरीज करने में, ग्रुप एक्टिविटीज़ करने में। कॉलेज में आप होंगे तो उसमें उस टाइम पे आपको टीचर्स प्रेजेंटेशन ग्रुप में देते थे कि ये वाला ग्रुप ये इस टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन लेके आएगा, ये वाला ग्रुप इस टॉपिक पे ये प्रेजेंटेशन लेके आएगा, इस डेट को इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी, इतने मिनट की प्रेजेंटेशन होगी, है ना, कहते थे ना। और वो जो ग्रुप होता था ना, वो भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ही डिसाइड करते थे, है ना। तो ये क्या होता है, जिस तरह हम जब होते थे तो उस टाइम पे बीकॉम में या जब हम +1 +2 में होते तो उस टाइम पे हम अपना जो हमारे फ्रेंड्स थे, जो भी हम 2-3 लड़के थे, वो हम लोग मिल जाते थे और हम अपना बना लेते थे, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक पे बनाना है, हमने कह दिया भाई हमने जो है कैपिटल बस्टिंग पे बनानी है, तो हम कैपिटल बस्टिंग पे एक ले आते थे, अपना प्रोजेक्ट ले आते थे, उसको क्रिएट करते पीपीटीज और वहाँ पे आके प्रेजेंट कर देते थे, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटीज ग्रुप की होती थी, ठीक है। इसमें क्या होता है? फोकस इज ऑन इंटरनेट, लाइब्रेरी एंड आउटसाइड एक्सपर्ट्स। फोकस किस पे होता है? इंटरनेट पे, लाइब्रेरी पे और आउटसाइड एक्सपर्ट्स। आउटसाइड एक्सपर्ट्स होते हैं लाइब्रेरी में, हम जा के नए सर्च देखते हैं, नई बुक्स देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, ये चीज़ कैसे होगा, ये चीज़ कैसे होगा, ठीक है। ये सब कुछ हम देखते हैं, या किसी ना किसी एक्सपर्ट से पूछते हैं, या उनको मेल करते हैं, या उनसे कॉल करके पूछते हैं कि सर या मैम ये चीज़ कैसे होगी, या ये चीज़ क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, वो सब कुछ हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द यूज ऑफ कंप्यूटर, ऑनलाइन टेस्ट, ऑडियो वीडियो एड्स एटसेट्रा। इसमें क्या होता है? इसमें हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं टीचिंग करने के लिए, है ना। इसमें हम ऑनलाइन टेस्ट करते हैं। अब ऑनलाइन टेस्ट कैसे होता है? आपने काफ़ी सारे देखे होंगे। अब आप यूजीसी की साइट पे जाओगे ना, तो यूजीसी की साइट पे आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, जो एक बार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। वो एक ही है, वो सबके लिए है, वो एक बार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उसमें पता लग जाता है भी कैसे होगा। तो वो ऑनलाइन टेस्ट हम लोग वहाँ जाके दे सकते हैं, या काफ़ी सारे वेबसाइट्स पे आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। ऑडियो वीडियो, ऑडियो प्लस वीडियो, ठीक है। ऑडियो भी हो और वीडियो भी हो। बच्चों को आज के टाइम पे स्मार्ट क्लासेस के थ्रू ऑडियो और वीडियोस के हेल्प के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये सब कुछ मॉडर्न बेस्ड है। ये सारा का सारा जो टीचिंग है वो मॉडर्न बेस्ड टीचिंग है, ठीक है। चलिए, थर्ड पॉइंट क्या है? आईसीटी बेस्ड। अब आईसीटी बेस्ड क्या है? आईसीटी में एक जो फुल फॉर्म है CBT, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है, ठीक है, या टेस्ट भी कह सकते हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जैसे अब अपना यूजीसी का जो पेपर होगा वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड होएगा, ठीक है। तो वो IT क्या है, ICT क्या है? वो है बेस्ड है लर्निंग पे, लर्निंग किस पे? CBT।
इट एनहांस लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ बोथ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर दोनों का ये मिक्सचर करके उसमें फिर लर्न करते हैं, एनहांस करती है, ठीक है। इनको करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज ऑफ इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट्स आर यूज्ड टू डिलीवर बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग फ्रॉम एनी प्लेस एट एनी टाइम, है ना। आपको कोई भी मेल करनी है, कोई भी जिस तरह कुछ पूछना है, ठीक है, आपको पूछना है, आप जिस तरह मेरे इस पर क्वेरी, आप वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, आपको क्वेरी का अगर कुछ भी क्वेरी है उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि हाँ भाई इस चीज़ का ये आंसर हो सकता है, ठीक है, या आपकी अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन है, ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आते हैं इसमें सारी, ठीक है। हम लोग मतलब ऑनलाइन मेनली काम करते हैं, हम सारा कंप्यूटर के बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स वर्चुअल लैब्स, मूक एटसेट्रा, ठीक है। अब मैं वर्चुअल लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। वर्चुअल लैब्स होती कौन सी हैं? वर्चुअल लैब्स ना आप खुद, एक तो होता है वीडियो, जैसे मैंने बताया H हाइड्रोजन और जिस तरह H2O बनाना है तो आप H लेके आए और O मतलब ऑक्सीजन लेके आए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लाए, उसमें मिला दिया, ठीक है। अब क्या है उसमें तो वीडियो में किसी ने करके दिखाया। वर्चुअल लैब्स में ना वहाँ केमिकल्स पड़े होंगे मतलब आपने जिस कंप्यूटर के थ्रू ना उन केमिकल्स को आपस में मिलाना है कुछ अमाउंट में, और वो जो रिएक्शन होगा वो आपको दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये वर्चुअल लैब्स तो काफ़ी सारे जो सॉरी लैब्स बना रखे हैं वर्चुअल लैब्स, ठीक है, नेप्टल वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग आईसीटी बेस्ड इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, आईसीटी बेस्ड से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमारे क्या क्या हो गए जो टीचिंग के सपोर्ट सिस्टम थे, ये किस किस पे थे? एक था ट्रेडिशनल, फिर दूसरा था हमारा मॉडर्न, और तीसरा था आईसीटी। अब जो मैं को चार्ट दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें इंस्ट्रक्शनल कहते हैं हम इसे, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल्स कैसे, इसमें ना थोड़ा सा मैंने प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड में थोड़ा सा मैंने आपको डिफाइन किया। प्रोजेक्टेड में कौन सा होता है? फिल्म दिखा के सिखा दिया, स्लाइड्स दिखा दी, जैसे कि अपनी स्लाइड्स चल रही हैं। ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन से होते हैं? अपने सिर के ऊपर प्रोजेक्टर लगा होता है, ठीक है। आपने अगर आप कभी लैब्स में गए हो तो उसमें देखना कि लैब्स में ना प्रोजेक्टर लगा होता है, वो सामने वाइट स्क्रीन होती है, वो करते हैं, ठीक है। एपीडियास्कोप वगैरह जो होती हैं वो ना मतलब स्कोप, ये ना एक अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। मैं आपको ना इसके बारे में कैसे बताऊँ। एपीडियास्कोप होता है अपना, इस पर सर्च करना है गूगल पे, ठीक है। नॉर्मल इसकी पिक्चर दी जाएगी आपको, ठीक है। और वीडियो प्रोजेक्टर्स होते हैं, वीडियो प्रोजेक्टर्स के थ्रू, फिल्म स्ट्रिप्स के थ्रू हम लोग दिखाते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। ये तो हुए प्रोजेक्टर्स जिनमें हम प्रोजेक्टर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या नॉन प्रोजेक्टेड में क्या आते हैं? चार्ट्स, हम लोग चार्ट्स का यूज करते हैं, फ्लैश कार्ड्स का, पेन ड्राइव्स वगैरह, पोस्टर्स का यूज करते हैं, पिक्चर्स का, फोटोग्राफ्स का, ग्राफ्स का, मैप का, डायग्राम का। 10th 11th में आपने एसएसटी में किए होंगे, मैप्स बनाए होंगे बहुत सारे, ठीक है, ग्राफ्स बनाए होंगे मैथ में, ठीक है। ये सारा होता है। डिस्प्ले बोर्ड्स क्या होता है? ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, बुलेटिन। ब्लैक बोर्ड आपको पता ही है, व्हाइट बोर्ड मार्कर के थ्रू, बुलेटिन बोर्ड जिसपे सुबह वो हेडलाइंस नहीं लिखी होती थी। प्रेयर में हम जाते हैं तो कोई 2 बच्चे खड़े होते हैं, वो रेगुलर की हेडलाइंस बताते हैं और वो न्यूज़ आके उस बुलेटिन पे बोर्ड पे चिपका देते हैं। फैनल बोर्ड होता है वो मैग्नेटिक बोर्ड होता है जो चुंबक के थ्रू होता है ना, वो भाई पेपर लगाया और उस पेपर के ऊपर ना चुंबक सा रख दिया, ठीक है। तो वो क्या होता है? वो चिपक जाते हैं, वो क्या होता है? वो मैग्नेटिक क्या नाम अपना बोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक बोर्ड इस तरह का होता है। और जो फैनल बोर्ड होता है ना, वो ना एक मोटे पेपर का होता है, मोटे पेपर का ना लिख के और उस पर चिपका दिया, वो पिन नहीं कर देते अपन, वो चीज़ है फैनल बोर्ड, मतलब मोटे पेपर पर लिख के और वो चिपका देते हैं उस पर, ठीक है। पैग बोर्ड क्या होता है? पैग बोर्ड अगर आप कभी ना होटल में गए हों या किसी धर्मशाला वगैरह में गए हों, या आप ना कॉलेज में देखना कभी रूम्स की जहाँ चाबियाँ टंगी होती है ना, वो एक बोर्ड बना होता है, उस पर हुक्स बने होते हैं, वो चाबियाँ टांगने का होता है। काफ़ी सारी चाबियाँ उन पर टंगी होती है। होटल के जब आप जाओगे होटल में या धर्मशालाओं में, या अपने कॉलेज में देखना कहीं पे जहाँ पे आपका वो मैनेजमेंट की जहाँ बैठी होगी, जहाँ पे रूम के जो लोग हैं उनकी जो चाबियाँ पड़ी होंगी जिसमें, तो वो पैग बोर्ड होता है। पैग बोर्ड में वो हुक बना होता है और उस हुक के ऊपर वो चाबियाँ से टांग देते हैं, ठीक है। तो चाबियां टांग देते हैं। लेकिन जो इसका अपना डिस्प्ले बोर्ड है ना, तो डिस्प्ले बोर्ड में क्या होता है? उन हुक्स, वैसे हुक्स बने होते हैं और उस पर लाके आप यूँ
टांग देते हैं, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं वो टांग देते हैं उस पर, ठीक है। 3D क्या, 3D मॉडल्स क्या होता है, 3D में मॉडल्स बनाए जाते हैं अपने। अगर आपने 10th 11th में बनाए हो तो पॉल्यूशन पे बनाए हुए, लावा पे बनाया हो, ठीक है, वो होते हैं मोकअप्स होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेंट्स होते हैं, फिर ठीक है पपलेट्स होते हैं, पपलेट्स आपको पता ही है वो, ठीक है। तो वो 3D मॉडल्स, मतलब मॉडल्स के थ्रू हम जब पढ़ते हैं वो सारे। ऑडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, रेडियो पे आ रहे हैं। डिजिटल ऑडियो प्लेयर, ठीक है, पहले आते थे, अगर आपको याद हो, अगर आपने यूज़ किया हो या देखा हो ना, बड़े छोटे से, बिल्कुल छोटे से, जितना 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 आपका फ़ोन का जो एडेप्टर होता है ना, चार्जर का एडेप्टर, उससे भी थोड़ा सा और छोटा, बिल्कुल पतला सा और छोटा सा, एक ना MP3 आता था। वो क्या होता था, MP3 ना लीड लगाए और वो गानों के लिए होता था स्पेशली। तो वो क्या था, रिकॉर्डिंग होती थी, वो उससे हम सीखते थे, मतलब स्पेशली ऐसे गानों के लिए होती है, लेकिन हम उसमें कुछ ना कुछ लेक्चर्स करके हम सीख सकते हैं, ठीक है। टेलीविज़न के थ्रू, मोबाइल फोन्स के थ्रू हम लोग ये ऑडियो में आते हैं। एक्टिविटी, फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप में क्या होता है, ट्रिप ले जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। जैसे आप देखोगे सिविल इंजीनियर्स के होते हैं, या फिर अकाउंट्स के देखोगे, तो अगर हम जब अकाउंट्स में थे तो हमको कंपनीज में ले जाएगा और दिखाया गया कि ऐसे ऐसे बनते हैं हमारे जो अकाउंटिंग करते हैं ना, बुक्स बनते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो ऐसे ऐसे बनते हैं। या जो किसी और फील्ड के, जिस तरह आप मेडिकल के स्टूडेंट, तो आपको जाके वहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई जो क्या नाम है, जर्म्स हैं या जो बैक्टीरिया हैं वो किस तरह दिखते हैं, है ना, वो देखते हैं, वो उसको सैंपल लेते हैं, उसको फिर देखते हैं, वो सारा वो फील्ड ट्रिप करवाया जाता है। वो कि भी एक फील्ड में गए और उसमें ट्रिप किया, मतलब ट्रिप बनाया और वहाँ जाके हमने कुछ सीखा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर करके, ड्रामेटिक मतलब ड्रामा कर करके, ड्रामा मतलब कुछ ना कुछ किसी की एक्टिंग कर करके हमने कुछ सीखा, ठीक है। टीचिंग मशीन्स होती है बहुत सारी, ठीक है। उस तरह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, मैंने आपको पहले बताया, प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शंस दे देना, उनके थ्रू हम सारा का सारा सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंस्ट्रक्शंस में आते हैं, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ में आते हैं कि वो कितने तरह की प्रोजेक्टेड इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़ हैं और एक नॉन प्रोजेक्टेड है। नॉन प्रोजेक्टेड थोड़ा सा वाइड है, जो ट्रेडिशनल, हम जब ट्रेडिशनल की बात करते हैं तो वो नॉन प्रोजेक्टेड आते हैं, और जो प्रोजेक्टेड की बात करते हैं तो वो मॉडर्न आती है, या ICT में हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट टॉपिक, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है, आप क्लास में गए, आप टीचर हो, आप ना क्लास में गए, क्लास में जाने के बाद आपने क्या किया, बच्चों से इंटरेक्ट किया, उनसे नॉर्मल आपने इंट्रोडक्शन लिया, आपने उसके बाद जज किया कि कौन सा जो स्टूडेंट है वो मेरी हेल्प करेगा पढ़ाने में, कौन से स्टूडेंट का क्या नॉलेज है, क्या उसकी इंटेलेक्चुअलिटी है, कैसा है, किसका क्या बिहेवियर है, वो आपने जज कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब आप उसको पढ़ाना शुरू करोगे, पढ़ाया, फिर उसके बाद कंटिन्यू आप उसको पढ़ाते गए, फिर उसका अपना सिलेबस हुआ, फिर उसके बाद आपने उसको कहा पढ़ो, ये क्या, उसके प्रॉब्लम्स वगैरह ली, और उसके बाद क्या हुआ, इवैल्यूएशन किया। अब इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन टेस्ट लेना। टेस्ट लेना कैसे, पढ़ने के बाद अब आप क्या है, अब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद अब आप जब MCQs कर लोगे तो आप इवैल्यूएशन कर लोगे अपने आप का कि भाई मेरे 50 में से या 100 में से या 200 में से कितने MCQs सही हुए हैं, है ना। तो वो इवैल्यूएशन करना होता है। इवैल्यूएशन इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग अचीव्ड, ठीक है। तो क्या ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेट करने का इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये इवैल्यूएशन होता है। इवैल्यूएशन क्या करता है, टीचिंग की ना, टीचर की मदद करता है जब लर्निंग करने में। जैसे टीचर ने लर्नर को पढ़ाया, ठीक है, लर्नर को सिखा दिया सब कुछ, अब लर्नर कैसा फीडबैक देगा, मतलब हालांकि हम ये जो इवैल्यूएशन करते हैं ना, फीडबैक लेने के पर्पज से करते हैं कि हमने जो पढ़ाया क्या वो सही है या नहीं, ठीक है। अब इवैल्यूएशन करके हम ये भी देखेंगे कि क्या वो जो फीडबैक आया वो पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। अगर पॉजिटिव आया तो बहुत बढ़िया, अगर नेगेटिव आया तो हमारी कमी कहाँ रही है, या लर्नर की कमी क्या कहाँ रही है, उसको कहाँ नहीं समझ में आया, वो सब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो तो अब देखते हैं इसमें है क्या। एलिमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन, गैदर करना इन्फॉर्मेशन गैदर करना, मेजर करना उस इन्फॉर्मेशन को, गैदर करना इकट्ठा करना, मेजर उसको देखना भी, मेजर करना भी, उस जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसी है, ठीक है, उस जो हमने सोची थी वैसी है या किस तरह के हिसाब से उसको मेजर करना, ठीक है, मेजर करना। कंपेयर विद द टारगेट्स जो हमारे थे उससे कंपेयर करना, और किसको, मतलब हमने ना यूँ टारगेट सेट कर लिया कि
10 बच्चे हैं हमारे क्लास में ना, मान लो 10 बच्चे हैं, ठीक है, हमने मान लिया टारगेट सेट कर लिया कि 10 के 10 बच्चों के 100 में से 80 नंबर तो मिनिमम टारगेट है कि आना ही आना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, स्टैंडर्ड था। अब क्या है, हमने ना टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद हमने उन सब की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, इन्फॉर्मेशन मतलब किसके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। अब हमने देखे कि इतने इतने नंबर आए हैं बच्चों के भी, किसी के 70, किसी के 80, किसी के 90, इस तरह नंबर आए हैं, ठीक है। तो अब क्या है, वो जो नंबर आए और जो हमने सोचा था 80, उससे कंपेयर करना एक दूसरे को, और उस कंपेयर करके फिर हमने डेविएशन निकालना। इवेल्युएट द रिजल्ट्स बाय फाइंडिंग डेविएशंस, डेविएशंस निकालना कि क्या डेविएशंस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। फिर अगर पॉजिटिव हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, मगर अगर वो नेगेटिव हैं तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना कि जो हमने पढ़ाया है वो कहाँ गलती हुई, हमसे गलती है या लर्नर को, जो हमारा स्टूडेंट था उसको समझ में नहीं है, ये क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ हमें यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, जो एलिमेंट हमने पढ़ा ना, ये एक प्रोसेस है। क्या करना, पहले गैदर करना, हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट करने के बाद हमने काम किया, फिर उन दोनों को स्टैंडर्ड, जो हमारी स्टैंडर्ड सेट किया था वो, और एक्चुअल जो हमारी परफॉर्मेंस आई है, इन दोनों को कंपेयर करना, कंपेयर करके डेविएशन निकालना, पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है, उसके बाद पॉजिटिव आई है तो वेल एंड गुड, नेगेटिव आई है तो हम इसके ऊपर करेक्टिव एक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, टाइप्स क्या है, टाइप्स है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या कहता है, इट इवैल्यूएट्स द बिहेवियर एंड पोजीशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड कंपेयर इट बिफोर एंड आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। प्लेसमेंट क्या होता है, जब टीचर आया, इवैल्यूएशन करता है कि जब उसने इंस्ट्रक्शन दी उससे पहले और इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या फर्क आया है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ऑल्सो नोन एज इंटरनल इवैल्यूएशन। इंटरनल इवैल्यूएशन इसे कहते हैं, डन ड्यूरिंग द कोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स चलते रहते हैं, मतलब हम लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग साथ साथ क्या है करते रहते हैं, कंटिन्यू इवैल्यूएशन करते रहते हैं, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रेगुलर फीडबैक टू स्टूडेंट्स, रेगुलर फीडबैक भी आएगा, कंटिन्यू अगर हम इवैल्यूएशन करेंगे तो रेगुलर में फीडबैक भी आएगा। इंप्रूवमेंट्स कैन बी मेड ऑन टाइम ड्यूरिंग द कोर्स, अगर फीडबैक जैसा आएगा उसके बिहाफ पे हम करेक्टिव एक्शन भी ले सकेंगे, और अगर नेगेटिव फीडबैक है तो हम उस पर क्या है, इंप्रूवमेंट भी कर सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समेटिव। समेटिव क्या होता है, जब हम सेमेस्टर के बाद कुछ किसी सेक्शन के बाद कर लेते हैं, सेशन कोई होता है उसके बाद, तो वो क्या था, वो था हमारा इंटरनल, ये क्या है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं डन एट द एंड ऑफ द कोर्स, वो क्या था ड्यूरिंग द कोर्स, ये क्या है एंड ऑफ द कोर्स। इट डिटरमाइंस द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी हैव बीन अचीव्ड, ठीक है। तो डिटरमाइन करता है जो ऑब्जेक्टिव्स को, उन इंस्ट्रक्शंस को अचीव करने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर असाइनिंग कोर्स ग्रेड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको यूज किया जाता है हम जब कोर्स ग्रेड्स होते हैं उसको असाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। चलिए, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डायग्नोस करना, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कह दिया हाँ जी मेरे को ना बुखार है, ये है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, डायग्नोस। अब क्या डॉक्टर क्या करेगा, आपको चेकअप करेगा, आपका वो मुंह खुलवाएगा, आपकी आंखें चेक करेगा, बुखार चेक करेगा, हार्ट बीट चेक करेगा, वो क्या करेगा, डायग्नोस कर रहा है ना, प्रॉब्लम देख रहा है, प्रॉब्लम क्या है। डन फॉर फाइंड आउट द रीजन ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम। इट कैन बी डन एट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं, वो रीजन देखता है, प्रॉब्लम का रीजन देखता है, ठीक है। ये क्या है, ये हम लोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल, ये डिटेल होता है और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इट हेल्प्स द टीचर इन करेक्टिव द प्रॉब्लम्स इमीडिएटली, ये साथ साथ इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन। क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन क्या होता है, इसमें ना हम लोग क्राइटेरिया बना के चलते हैं भाई, हमारा जो है क्राइटेरियन रेफर्ड इवैल्यूएशन डिटरमाइंस एन इंडिविजुअल स्टेटस विद रेफरेंस टू वेल डिफाइंड क्राइटेरियन बिहेवियर, ठीक है। तो हम इसमें क्राइटेरिया बना लेते हैं भी, ऐसे से हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। जैसे हम मतलब उसमें देखते हैं कि बच्चे का क्राइटेरिया मतलब उसका वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, और वो किस चीज़ को पहले करता है। हमारे पास जब ऑप्शंस आते हैं, हमारे पास ऑप्शन हो, आपके पास कोई सिचुएशन हो, उसमें आपके पास 4 ऑप्शन हो या 5 ऑप्शन हो, उसमें आप सबसे पहले कौन सा उठाओगे, ठीक है। तो सिचुएशन के हिसाब से आप कौन सा उठाओगे, तो वो जब आप उठाओगे, वो जो ऑप्शन चूज करोगे उस बिहाफ पे आप इवैल्यूएशन करते हो, ठीक है। नॉर्म referenced evaluation. A norm referenced test is used to ascertain an individual's status with respect to the performance of other individuals on the test.
आज के टाइम पे सारे ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं लगभग, ठीक है। यूपीएससी का देख लो आप, एसएससी देख लो, एचएसएससी देख लो, नेट का देख लो, किसी भी मतलब कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देख लो, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इस नॉर्म्स का, ठीक है। ये क्या बेस्ड रूल्स पे बेस होता है। रूल्स पे बेस कैसे होते हैं, हम लोग मतलब इसमें कट ऑफ आती है ना, कि रूल्स होता है भाई इतने कट ऑफ वाला बच्चा पास होगा, ठीक है, इतने नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। तो इसके भी आप हम लोग क्या करते हैं, इवेल्यूशन करते हैं। चलिए, इवेल्यूशन इन सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यूजीसी ने ये चीज निकाल ली है, सीबीसीएस, ठीक है। इसके बेस पे हायर एजुकेशन में काम कर रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन फॉलोइंग मार्क्स और परसेंटेज बेस्ड इवेल्यूशन सिस्टम which obstructs the flexibility for the students to study the subjects courses of their choice and their mobility to different institutions. There is need to allow the flexibility in education system. This can only be possible when CBCS and international system is adopted, ठीक है। तो एक इंटरनेशनल सिस्टम है और ये नीड थी इस हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करने का, थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाने का। तो अभी जो आज के टाइम पे हायर एजुकेशन के या जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं या कॉलेजेस हैं, वो इस सीबीसीएस सिस्टम को इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग सिस्टम है और इसमें ना बच्चा एक सब्जेक्ट, मतलब क्या होता है, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। आप कुछ होंगे जिनकी मास्टर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको पता होगा, जिन्होंने कर लिया उनको बता देता हूँ। आप क्या होता है, आप ना अपना सब्जेक्ट तो पढ़ रहे हो, लेकिन किसी और डिपार्टमेंट में जाके किसी और सब्जेक्ट को भी पढ़ सकते हो। जैसे कोई साइंस का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि मैं ना कंप्यूटर सीखना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं कंप्यूटर में सीखना चाहता हूँ, या मैं मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो मैनेजमेंट की क्लास में जाएगा और वहाँ पे जाके वो क्लास ले सकता है, ये उसके पास छूट रहती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहता है, सम फीचर्स है, फोकस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम टीचर सेंटर टू स्टूडेंट सेंटर। पहले टीचर डिसाइड करता था, अब स्टूडेंट डिसाइड करता है मुझे क्या पढ़ना है। स्टूडेंट में अंडरटेक एज मैनी क्रेडिट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रेडिट्स होते हैं भाई हमारे, जिस तरह अब देखोगे तो एक सब्जेक्ट पे 4 क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो वो 4 क्रेडिट लेने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मतलब हर सब्जेक्ट पे कुछ ना कुछ डिफरेंट कोर्सेज पे डिफरेंट क्रेडिट्स हैं, किसी पे 3 क्रेडिट हैं, किसी पे 4 क्रेडिट हैं, तो इस तरह पॉइंट्स दे रखे हैं। CBCS allows students to choose interdisciplinary courses, स्किल ओरिएंटेड पेपर्स, ठीक है। तो क्या होता है इसमें ना इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीबीसीएस ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट वन कोर्स। मैंने आपको पहले बता दिया कि भी वो आप अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में जाके भी एक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट अर्न्स एट वन इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर, जो भी क्रेडिट आप अर्न करोगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आपने अपने डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में तो पढ़ सकते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी से किसी और यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में भी पढ़ सकते हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन वो ना यूनिवर्सिटीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल उनकी नेगोशिएशन होनी चाहिए, ठीक है। सीबीसीएस मेक्स एजुकेशन ब्रॉड बेस्ड एट पार विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। वन कैन टेक क्रेडिट्स बाय कंबाइनिंग यूनिक कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जांपल फिजिक्स विद इकोनॉमिक्स। मैंने पहले बता दिया भी, आप कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, ठीक है। अब सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कह लीजिए, या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग कह लीजिए, या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कह लीजिए, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट से होती है, अभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर देते हो तो आपकी जो ऑनलाइन असेसमेंट होती है ना, तो सीबीटी ब्रिंग्स अबाउट ए ट्रांसफॉर्मेशन इज लर्निंग में ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। पेपर बेस्ड एग्जाम्स आर ट्रांसफर्ड इनटू कंप्यूटर और ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम। पेपर बेस्ड पहले पेपर होते हैं, वो गोले मारने पड़ते हैं, ओएमआर शीट पे गोले मारते थे, गलत हो जाता फिर वो काट भी देते हैं, वो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो वो ओएमआर फिर वो बड़ी लेट रिजल्ट भी आता था, घपलेबाजी भी बहुत होती थी। तो अब क्या है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया ऑनलाइन में, ताकि घपलेबाजी भी कम हो और टाइम भी कम बचे, कम लगे और एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, मतलब पेपर वहाँ पे नहीं लगेंगे अपने, ठीक है। इट इंक्लूड्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, जैसे कि आप लोग सभी जानते ही हैं, ठीक है। 4 अपने पास ऑप्शन आते हैं या 5 ऑप्शन भी आते हैं बैंक्स में, तो वो सारा इसमें होता है, ठीक है। चलिए, इट ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी, फास्टर ग्लोबल रीच एंड इजी एक्सेस है सब कुछ इन इंडिया। CBT has been started for number of exams such as IBPS for banking exams and currently by NTA to conduct exam for UGC, NEET, GMA etc, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, CBT बेस्ड पे जिस तरह एग्जाम्स होते हैं, RRB होता है, RRB NTPC होता है,
IBPS होता है बैंकिंग्स के लिए, NT ने UGC का एग्ज़ाम करवाता है, नीट वगैरह के एग्ज़ाम्स करवाता है, तो ये सारे सारे एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। इनोवेशन इन इवेल्यूशन, अब इनोवेशन क्या, टॉक शो परफॉर्मेंस। टॉक शो परफॉर्मेंस क्या होती है, वहाँ पे ना हम बोल बोल के परफॉर्मेंस को मतलब हम वहाँ पे करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। जब मतलब हमने खड़ा कर दिया भाई किसी स्टूडेंट को, वो बोल बोल के हमको बताएगा। कंसेप्ट टेस्ट क्या होता है, कंसेप्ट टेस्ट में हम लोग एक कंसेप्ट दे देते हैं, उस चीज़ पे उसका टेस्ट लेते हैं। कंसेप्ट मैप, हम लोग एक मैप क्राइटेरिया उसको डिसाइड करके देते हैं और इस हिसाब से हम उसका टेस्ट वगैरह लेते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे इनोवेशन, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने 2-3 इसमें पॉइंट डाल दिए, ठीक है। तो ये हमारा जो था वो पूरा का पूरा टीचिंग था। तो थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने सभी फ्रेंड सर्कल को बताइए इस चैनल के बारे में और इस वीडियो के बारे में। और आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आएंगे सभी कंसेप्ट्स पे, और +1 +2 और जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी वीडियोस जल्द ही आने वाली हैं। सभी बने रहिए, और ठीक है, तो इसे शेयर कीजिए जितना भी हो सके, और सब्सक्राइब करिए ज़रूर, और लाइक तो करिएगा, ठीक है। वीडियो तो अगर अच्छी लगी हो करिए, और कमेंट जरूर करिए। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी करिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट करिए, और बताइए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ थी और हम कहाँ पे इसे सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने जो है अपने कम से कम 1-1.5 घंटे में हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है सारी, ठीक है। तो हमने सारा का सारा जो टीचिंग हमारा फास्ट रिवीजन, जैसा मैंने आपको कहा था, जो हमारी फास्ट रिवीजन थी वो हमने फास्ट रिवीजन एक्चुअल में टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी कर दी है, ठीक है। चलिए, तो कंसेप्चुअल स्टडी के साथ जुड़े रहिए, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।